पर्पस के लिए, दूसरा है ट्रेन ऑपरेशन पर्पस के लिए। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस बोलते हैं तो उसमें टेलीफोन एक्सचेंज लगाना है, रेल नेट कनेक्शन है, यूपीएस सीआरएस कनेक्शन है, वॉइस, एमआईएस, एमएमआईएस, आईआरपीएसएम, इनके लिए जो कनेक्शन हमें देना होता है वो हम केबल के द्वारा देते हैं। ट्रेन ऑपरेशन में हमारे पास में जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लॉक, एलसी गेट, एक एक मिनट दीजिए सर, क्लास ले रहा था सर मैं ऑनलाइन। हाँ, बाद में आते हैं सर। ब्लॉक चलाना है, कंट्रोल कम्युनिकेशन चलाना है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन चलाना है, तो ये इसको हम लेते हैं ट्रेन ऑपरेशन में। यदि हम हिस्ट्री की बात करें, ट्रांसमिशन मीडिया जो रेलवे में हमने यूज़ किया, पुराने टाइम पर हम ओवरहेड लाइन यूज़ करते थे, जीआई वायर और एसीएसआर वायर, जो कि ओवरहेड लेकर के जाते थे। ओवरहेड मतलब रेलवे लाइन के बाजू में पीएनटी डिपार्टमेंट के द्वारा पोल लगा करके इनको हम चलाते थे। इसमें जो सर्किट चलाए जाते थे वो टू वायर सर्किट होते थे। टू वायर सर्किट में फ़ायदा क्या था कि इसका जो डायमीटर होता है 4.5 mm एल्यूमिनियम तार का, और इसमें जो लॉस होता है 0.038 dB पर किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आप 100 किलोमीटर जाएंगे तो मात्र 3 dB का लॉस होगा। तो ये जो सिस्टम था, इसमें केबल पर एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें एम्पलीफायर इक्विपमेंट पर लगाए जाते थे। लंबे समय तक इसको चलाया गया, लेकिन बाद में जब ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर आया तो उसके साथ में हैवी इंडक्शन हो जाता, इसलिए इसको रिप्लेस करके अंडरग्राउंड केबल में गए। अंडरग्राउंड केबल में 6 पॉट केबल, आरई केबल, और अभी लेटेस्ट में हम ओएफसी केबल का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद में माइक्रोवेव सिस्टम ट्रांसमिशन मीडिया के तहत यूज़ किया गया। एनालॉग पहले आया, फिर डिजिटल सिस्टम आया। माइक्रोवेव में क्या हमको बेनिफिट था कि हम 40-40 किलोमीटर पर इनके रिपीटर लगा करके रेडियो पैचिंग कर सकते थे, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रंक सर्किट हैं उनको हम ले जा सकते थे। कंट्रोल वर्किंग स्टेशन टू स्टेशन इसमें संभव नहीं थी, लेकिन हम इसमें रेडियो पैचिंग कर सकते थे। इसके बाद में आया आरई मैन टेलीकॉम अंडरग्राउंड केबल। ये भी अभी लगभग खत्म है, कुछ डिवीजन इसको मेंटेन कर पा रहे हैं अभी, लेकिन रिप्लेसमेंट में 6 पॉट डाल करके इसको भी क्लोज कर दिया जाएगा। ये केबल का नॉमेनक्लेचर कैसा होता है? 0+12+2, 0+17+3, 0+18+2। ये जो पहला जो टर्म है, जीरो जो बता रहा है, ये बताता है नंबर ऑफ कैरियर। नंबर ऑफ कैरियर की जरूरत पड़ती है जब हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। रेलवे में ये कम्युनिकेशन डिविजनल हेडक्वार्टर से किसी एक सेक्शन में हार्डली 300 या 400 किलोमीटर दूर होता है, ठीक है ना, तो उसमें हमें कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती। और बीएसएनएल में जब इसको इस्तेमाल किया जा रहा था आरई केबल को, तो वो 3+12+2 इस तरह से वो नॉमेनक्लेचर पढ़ते थे, है ना। तो 3+ मतलब 3 कैरियर उनको चाहिए, वहां पर 3 कैरियर यूज करेंगे, लेकिन रेलवे में कैरियर की जरूरत नहीं थी क्योंकि दूरी कम थी। सेकेंड टर्म जो है, जैसे यहाँ 12 लिखा है, इसमें 17 है, यहाँ 18 है। सेकेंड टर्म बताती है पेपर क्वाड। कितने क्वाड, क्वाड का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, क्वाड मतलब 4 तार। कितने क्वाड जिस पर पेपर, पेपर जिसमें इंसुलेटर की तरह उपयोग किया गया है, इसलिए इसको पेपर क्वाड बोलते हैं। लास्ट वाली टर्म जो है वो बताती है पेट क्वाड। पॉलीथीन का जो इंसुलेशन होता है क्वाड पर, उसको पेट क्वाड बोलते हैं। पेट क्वाड का उपयोग जनरली सिग्नलिंग सर्किट के लिए करते हैं। पेपर क्वाड का इस्तेमाल जो है स्पीच सर्किट के लिए करते हैं। आरई केबल भी अभी जो है लगभग समाप्त है, इसको रिप्लेस कर दिया है 6 पॉट केबल और ओएफसी केबल के द्वारा। अंडरग्राउंड 4 क्वाड एंड 6 पॉट केबल लगभग सभी डिवीजनों में 4 क्वाड 6 पॉट केबल ओएफसी केबल के साथ में डाली गई है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो 24 फाइबर की केबल इस्तेमाल में लाई जा रही है। इसमें हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो लाइट का कम्युनिकेशन करते हैं। इंफ्रारेड लाइट इसमें भेजी जाती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 24 फाइबर में से 4 फाइबर रेलवे को दिए गए हैं, इसमें से 2 फाइबर लाइव होते हैं, 2 फाइबर स्टैंड बाई होते हैं। रिमेनिंग जो 20 फाइबर हैं वो रेलटेल को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। फाइबर केबल का मेंटेनेंस जो है वो रेलटेल ही करता है। केबल में कट होता है, कट में
ज्वाइंट लगाने के लिए रेलटेल की टीम आती है। केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल में ज्वाइंट लगाने की प्रक्रिया को स्प्लाइसिंग बोला जाता है। एक और केबल है लीकी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है टनल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जनरली। और कोएक्सियल केबल आप देखेंगे वीएचएफ सेट में हम यूज़ कर रहे हैं, या हम सीसीटीवी कैमरा में यूज़ कर रहे हैं, या केबल टीवी कनेक्शन में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम टेलीकॉम केबल का आर्किटेक्चर देखते हैं, क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि टेलीकॉम केबल को दो भागों में बांटा गया है, इंडोर केबल और आउटडोर केबल। इंडोर केबल वह केबल है जिसमें अ, किसी बिल्डिंग के अंदर हमको हमारे सर्किट को एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए इंडोर केबल का इस्तेमाल करते हैं। इंडोर केबल अनआर्मर्ड होती है, इसमें आर्मर की जरूरत नहीं होती है। आउटडोर केबल जो होती हैं, जहाँ हम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के लिए सर्किट एक्सटेंड करना चाहते हैं। आउटडोर में केबल जो है दो तरह से डाल सकते हैं, अंडरग्राउंड भी डाल सकते हैं, एरियल रूट से भी डाल सकते हैं। अंडरग्राउंड केबल में जमीन के नीचे नाली बना करके केबल डाली जाती है। तो जब नाली बनाने के बाद में केबल को डालने के बाद बंद करेंगे नाली को मिट्टी से, तो मिट्टी की वजह से केबल ब्रेक ना हो जाए, इसके लिए हमें आर्मर्ड केबल इस्तेमाल करनी होती है। इंडोर केबल में जो केबल होती हैं वो पेयर्ड केबल होती हैं, मतलब हम टू वायर के सर्किट चलाएंगे। पेयर का मतलब क्या हो गया, टू वायर। टू वायर के सर्किट चलाएंगे या टू वायर के कॉम्बिनेशन के सर्किट चलाएंगे। ये केबल दो तरह से हमको मिलती है, स्क्रीन केबल, अनस्क्रीन केबल। स्क्रीन केबल का मतलब होता है कि केबल के आउटर जैकेट को छीलने के बाद अंदर हमें मेटल की एक स्क्रीन मिलेगी, या हम उसको मैश भी बोलते हैं। ये मैश का काम होता है आउटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस है उसको रोकना, जिससे कि अंदर जो कॉपर वायर जिसमें हमारा स्पीच सर्किट या कोई डेटा सर्किट जा रहा है उसमें डिस्टरबेंस पैदा ना हो। स्क्रीन केबल बोलते हैं। स्पेशल केबल हो सकती हैं, कोएक्सियल केबल होती है, डेटा केबल होती है। अनस्क्रीन केबल जिसमें आउटर जैकेट के नीचे जाली या मैश नहीं मिलती है, ये जनरली पीवीसी स्विच बोर्ड केबल होती हैं। आउटडोर केबल में आएंगे हम, तो आउटडोर केबल को तीन भागों में बांटा है। पीआईजेएफ, आर्मर्ड एंड स्क्रीन केबल। ये हमें पेयर्ड केबल भी मिलती है और क्वाड केबल भी मिलती है। पेयर्ड केबल में हमें कॉम्बिनेशन मिलता है 10, 20, 50, 100। क्वाड केबल में हमको दो कॉम्बिनेशन मिलते हैं, 4 क्वाड और 6 क्वाड के। कोएक्सियल केबल भी आउटडोर में यूज करते हैं और ऑप्टिकल फाइबर केबल भी आउटडोर में यूज करते हैं। केबल में जब हम सर्किट चलाते हैं तो हमको दो दिक्कतें आती हैं। पहला है नॉइस और दूसरा है क्रॉस टॉक। ये दो नॉइस हमको मिलती हैं। तो क्रॉस टॉक जो है वो क्या है, क्रॉस टॉक एक पेयर की आवाज दूसरे पेयर में जाना, सुनाई देना, उसको हम क्रॉस टॉक बोलते हैं। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि कम्युनिकेशन इस तरह से हो जैसे कि दो व्यक्ति आमने सामने बैठे हों, पहला। दूसरा, उनके कम्युनिकेशन में कोई नॉइस या कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि केबल को इस तरह से यूज़ करना होता है कि क्रॉसटॉक ना मिले। तो क्रॉसटॉक को दूर करने के लिए हम केबल को ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट करने से कैसे क्रॉसटॉक दूर होता है आगे हम देखेंगे, पर केबल ट्विस्ट करने से क्रॉसटॉक को हम दूर कर सकते हैं। केबल में क्रॉसटॉक जनरली जो है कैपेसिटेंस अनबैलेंस होने के कारण हम देख पाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केबल। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि चार प्राइमरी एलिमेंट हैं जिनको यदि हम लैब के अंदर यूज करें तो हम एक लॉन्ग डिस्टेंस की केबल बना सकते हैं लैब के अंदर। तो चार पैरामीटर उन्होंने बताए, आर, एल, सी, जी। आर क्या है, रेजिस्टेंस है। एल इंडक्टेंस है। सी कैपेसिटेंस है। और जी कंडक्टेंस है। इसका एक डायग्राम यहाँ पर दिया है। आर और एल जो है वो सीरीज कंपोनेंट है, जी और सी जो है वो शंट कंपोनेंट है। इसके द्वारा उन्होंने बताया कि यदि हम ये कंडीशन पूरी कर लें, जी एल इक्वल टू आर सी, यदि हम ये कंडीशन पूरी कर लेते हैं तो हम एक लॉसलेस ट्रांसमिशन बना पाएंगे। लॉसलेस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हम 1 एम्पियर की करंट इनपुट में दे रहे हैं किसी लॉन्ग डिस्टेंस केबल में, और हम इरिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ, कितनी लंबाई की केबल है उस पर हम ना जाएं, तो जितना हमने करंट इनपुट में दिया है उतना ही करंट हमको आउटपुट में मिल जाए,
ऐसी केबल को हम बोलते हैं लॉसलेस केबल। वो हम तभी पा सकते हैं जब हम ये कंडीशन फुलफिल कर दें। कंडीशन क्या है? Lg = RC। तो ऐसा इन्होंने लैब में कैलकुलेट करके बताया कि यदि ये इक्वेशन हम कर दें, फुलफिल कर दें, तो हमारी जो लॉस है वो जीरो हो जाएगा, जीरो लॉस। पर प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। कुछ लॉस हम देखते हैं, वो कैसे होते हैं वो आगे देखते हैं। एक इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व यहाँ बताया है। फ्रीक्वेंसी जनरली हम वो फ्रीक्वेंसी लेते हैं जो कि हम सुन सकते हैं। तो हमारे सुनने की रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, हम जो बोलते हैं उसकी रेंज है 300 से 3400 हर्ट्ज। लेकिन वॉइस फ्रिक्वेंसी जो है 300 से 3400, इसको हम राउंड फिगर में बोलते हैं 0 से 4000। शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं 4 किलोहर्ट्ज। वॉइस फ्रिक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज, या हम इसको बोलते हैं VF बैंड। ठीक है, तो जो हम सुन पा रहे हैं उसको हम ऑडियो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज की इसकी रेंज होती है। जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें हम गेन वर्सेस फ्रिक्वेंसी हम देखते हैं, जब तो हम पाते हैं कि एक हाफ पावर गेन के लिए जो मिड पॉइंट है वो लगभग 1,000 हर्ट्ज है। कितना है भाई? लगभग 1,000 हर्ट्ज। लेकिन हम इसको टेलीकॉम के लिए 800 हर्ट्ज लेकर के स्टैंडर्ड बना लिए हैं। और जितने भी केबल टेस्टिंग टेलीकॉम में केबल लॉस के लिए करते हैं वो हम 800 हर्ट्ज पर करते हैं। केबल को लोड करना, लोडिंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। तो ये इक्वेशन हमने पीछे पढ़ा था। ये इक्वेशन क्या बोल रहा है? डिस्टॉर्शन लेस या लॉस लेस कंडीशन, मतलब आप जीरो लॉस पर कम्युनिकेशन कर पाएं, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, जैसा कि होता भी है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के पास पहुंच सकते हैं। पास पहुंच सकते हैं मतलब जीरो लॉस तो नहीं मिलेगा हमें, पर हम लॉस को कम कर सकते हैं। तो लॉस को कम करने की प्रक्रिया को बोलते हैं केबल को लोड करना। वो लोड करने को हम क्या बोलते हैं, कैसे हम करते हैं? तो हम पाते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है केबल के डायामीटर पर और केबल की लंबाई पर। यदि केबल का डायामीटर बड़ा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, या केबल की लंबाई को छोटा कर दिया जाए तो भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। डायमीटर बढ़ाने से हमको दूसरी समस्याएं देखनी पड़ेंगी। वो दूसरी समस्याएं हैं, पहला, कॉस्ट बढ़ जाएगी केबल की। कॉपर की वैल्यू बहुत महंगा होता है, और आप केबल मोटा कर देंगे, वेट बढ़ जाएगा, तो कॉपर की लागत बढ़ जाएगी, तो आपकी केबल महंगी हो जाएगी, जो कि फीजिबल नहीं है। पहला समस्या है कॉस्ट। दूसरी समस्या है कि इतनी मोटी केबल को हैंडल करना, मतलब आपको केबल ट्रांसपोर्ट करना है, उसको ले जा करके फिर ले करना है, ये भी आपको एक समस्या हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आर को हमने फिक्स कर दिया है टेलीकॉम के लिए 0.9 mm। सिग्नल में आप देखेंगे, सिग्नल में आपको 0.9 mm से भी मोटी केबल देखने को मिलेगी, पर टेलीकॉम में इसको फिक्स कर दिया है 0.9। और अभी रेलवे बोर्ड ने एक नई गाइडलाइन के तहत एक और 1.4 mm की भी टेलीकॉम को प्रोवाइड करी है। कंडीशन उसमें डाल दी है कि 25 किलोमीटर से लंबे जो ब्लॉक सेक्शन होंगे वहां पर 6 स्पॉट केबल 1.4 mm की डाली जाएगी। ठीक है, जनरली जो केबल यूज की जाएगी वो केबल रहेगी आपकी 0.9 mm की। तो क्या किया, डायमीटर फिक्स कर दिया। डायमीटर फिक्स होने से क्या हो गया, रेजिस्टेंस फिक्स हो गया 56 ओम पर लूप किलोमीटर, है ना। 56 ओम हमको रेजिस्टेंस मिलता है। यदि हम डायमीटर बढ़ाते जाएं तो ये रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। 1.4 पे जाते हैं तो ये करीब 28 ओम हो जाता है। ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस जो है कम होना चाहिए। जनरली करंट को रोकने का, अवरोध का काम करता है रेजिस्टेंस। ठीक है। कैपेसिटेंस जो है, वो कैपेसिटेंस एक्चुअली में दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है उसकी वैल्यू को बताता है कैपेसिटेंस। तारों के बीच की दूरी, जब आप तारों को किसी केबल में, 6 पॉट केबल में, 4 पॉट केबल में डालते हैं तो तारों के बीच की दूरी फिक्स हो जाती है। उसको आप यदि तारों के बीच की दूरी को बढ़ाना चाहेंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हम कैपेसिटेंस को कम ज़्यादा नहीं करते हैं, हम कैपेसिटेंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है ना। जो हमारे, हम ऊपर एक टर्म पढ़ के आए, बैलेंसिंग ऑफ कैपेसिटेंस। वो क्या है कि जब हम केबल ड्रम बनाते हैं, 1 किलोमीटर का ड्रम बनाया, तो 1 मीटर पर कितना कैपेसिटेंस है दो तारों के बीच में?
वही कैपेसिटेंस थ्रू आउट द लेंथ, पूरे 1 किलोमीटर में, पूरी लंबाई में मिलना चाहिए। वो पूरी लंबाई में उतना ही कैपेसिटेंस मिलना चाहिए। यदि ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं कि हमारी केबल बैलेंस है। ठीक है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, मतलब आपकी वैल्यू वेरी कर रही है, तो उसके लिए भी लिमिट बताई गई है। एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले ईएसटी के एग्जाम में कि कितना कैपेसिटेंस अनबैलेंस किसी एक लोडिंग सेक्शन में वैलिड है। कितना है वो वैल्यू, कितनी है? 40 पिकोफैरड। मतलब आपने 1 मीटर पर, 1 मीटर की लेंथ पर आपने कोई कैपेसिटेंस नापा, और वही कैपेसिटेंस आप 900 मीटर की लेंथ पर जाकर के नाप रहे हैं, तो उनके बीच में जो अंतर है वो कितना, 40 पिकोफैरड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने एक दूरी आपको बताई, पर लोडिंग सेक्शन के लिए ये लिमिट बताई गई है 40 पिकोफैरड। आरई केबल जब हम यूज़ करते थे, तो आरई केबल में लोडिंग सेक्शन होता है 1830 मीटर, पर अभी हम आरई केबल नहीं यूज़ कर रहे हैं, 6 कॉर्ड केबल यूज़ कर रहे हैं। 6 कॉर्ड केबल में ये लोडिंग सेक्शन 2000 मीटर होता है। ठीक है। तो ये जो पैरामीटर हैं, इनको आपको याद रखना है पेपर के लिए। 40 पिकोफैरड फुल लोडिंग सेक्शन, 20 पिकोफैरड हाफ लोडिंग सेक्शन, 2000 मीटर पर 6 कॉर्ड का लोडिंग सेक्शन एक कहलाता है। जी जो है वो कहलाता है कंडक्टेंस। ठीक है ना। कंडक्टेंस जो है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें एल की वैल्यू को बढ़ाना होता है। एल की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं केबल में इंडक्टेंस की वैल्यू को, या हम बोलें कॉइल की वैल्यू को बढ़ा करके। इस कॉइल को लगाने की प्रक्रिया को ही केबल की लोडिंग करना कहलाता है। जनरली जो हम पैड कॉर्ड केबल देखते हैं, जैसे 6 कॉर्ड केबल है, तो 6 कॉर्ड केबल में 118 मिली हेनरी की कॉइल हम एक लोडिंग सेक्शन में जोड़ेंगे। तो ये रेगुलर इंटरवल कितना हो गया, 2000 मीटर। 2000 मीटर पर हम 118 मिली हेनरी, 59 मिली हेनरी एक पेयर के एक तार में जोड़ेंगे, और ऐसा दूसरा पेयर है उसमें भी एक तार में 59 मिली हेनरी की कॉइल हम जोड़ देंगे। कॉइल जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, यदि हम लोडिंग नहीं करते हैं केबल की, 0.9 mm केबल का जो डीबी लॉस है वो है 0.63 डीबी पर किलोमीटर। यदि हम लोडिंग कर देते हैं, या लोडिंग करने का मतलब है ये कॉइल जोड़ देते हैं, कौन सा है? तिवारी साहब का पता नहीं, फोन करना पड़ेगा। अनलोडेड केबल जो है उसका डीबी लॉस होता है 0.63 डीबी पर किलोमीटर। और जो लोडेड केबल होती है, जब हम केबल में ये कॉइल जोड़ देते हैं, तो लॉस कम होकर के 0.25 पे आ जाता है, 0.6 से कम होकर के 0.2। ठीक है। आ, लेकिन हम जीरो नहीं पहुंच पाए, है ना। तो हम कोशिश में हैं जीरो करने के, लेकिन हम नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है केबल के अंदर। इसके कारण हम जीरो लॉस नहीं पहुंच पाते हैं। 6 कॉर्ड केबल का जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होता है, ये पेपर में पूछा जाता है, 470 ओम। इसको याद कर लें। आरई केबल का होता है 1120 ओम। और जो इंडोर केबल है, पीआईजेफ केबल है, उनका होता है 600 ओम। ठीक है। 6 कॉर्ड केबल का लोडिंग सेक्शन होता है 2000 मीटर। कंडेंसर ज्वाइंट की दूरी होती है 1000 मीटर। नॉर्मल ज्वाइंट जहां जरूरत हो वहां पर लगाया जाता है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। परमिसिबल लिमिट ऑफ कैपेसिटेंस अनबैलेंस 40 पिकोफैरड फुल सेक्शन के लिए है, और 20 पिकोफैरड हाफ लोडिंग सेक्शन के लिए है। जब हम कैपेसिटेंस अनबैलेंस को देखते हैं, तो ये दो तरह का होता है। कंडक्टर, मतलब जो कॉपर का तार है, उसका यदि शीथ के साथ में अनबैलेंस है, इसको हम बोलते हैं अर्थ कपलिंग। ये अनबैलेंस केबल के अंदर नॉइस पैदा करता है। और तार के बीच में यदि कोई अनबैलेंस है, उसको बोलते हैं क्रॉस टॉक कपलिंग। इसमें क्रॉस टॉक आता है, इसका मतलब है एक पेयर की आवाज आप दूसरे पेयर पर सुन पाएंगे। केबल में ट्विस्टिंग,
मेरे को 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। सीसी सर कॉल किए हैं, तो मैं 5 मिनट में आपके सामने वापस आता हूँ। मीना जी, सुहाना जी, मेरी आवाज़ हाँ आ रही साहब, है? आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही ओके, है। ओके, ओके, चलिए। हाँ, कंटिन्यू वेट हो करिए गया सर। मेरा। हाँ, ठीक आ है। रही है, आ रही है, आवाज आ रही है सर। हम लोग क्रॉस टॉक के बारे में बात कर रहे थे कि केबल में एक पेयर में जो करंट फ्लो होती है, उसके इंडक्शन के कारण दूसरे पेयर में इंड्यूस वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जिसके कारण एक पेयर की आवाज़ दूसरे पेयर में सुनाई देती है। इसको हम क्रॉस टॉक बोलते हैं। क्रॉस टॉक को दूर करने के लिए ट्विस्टेड पेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये दो एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे। एक में पेयर को ट्विस्ट नहीं किया गया है, पेयर के अंदर दो तार हैं, लिम्ब 1 लिम्ब 2 L1 L2 से दिखाए हैं। जब हम इंटरफेरेंस के पास वाले तार को देखते हैं, उसमें इंड्यूस वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, और इंटरफेरेंस से दूर वाला जो तार होता है, उसमें इंड्यूस वोल्टेज कम होते हैं। तो यहाँ जब हम तार के टर्मिनल पर देखेंगे, L1 और L2 के बीच में 3 मिली वोल्ट का आपको डिफरेंस दिख रहा है। तब जब हमने पेयर को ट्विस्ट नहीं किया। लेकिन जब हम पेयर को ट्विस्ट करते हैं, तो जो पास तार था वो ट्विस्ट के बाद में दूर हो जाता है, दूर वाला तार पास हो जाता है। इनमें इक्वल वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं। जो दोनों तारों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है। आपका यहाँ लिख रहा है। आवाज स्लो है सर, प्लीज। क्या बोले? आवाज कम है? हाँ, आपका आवाज कम आ रहा है। अभी अभी ठीक है? यहाँ लिख रहा है कि जब हम पेयर को ट्विस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर जो वोल्टेज आता है, उसको यदि हम डिफरेंस लें उसका, तो जो है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहता है, जिसके कारण उनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और इस तरह से हमको क्रॉस टॉक नहीं मिलेगा एडजेसेंट पेयर जहाँ से कि इंडक्शन आ रहा है उसके कारण। यहाँ मैथमेटिकली तो जीरो बता दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली ये जीरो नहीं होता है। ये इसकी वैल्यू होती है और वो बहुत कम होती है। हम क्रॉस टॉक मीटर के द्वारा क्रॉस टॉक टेस्ट करते हैं। ये क्रॉस टॉक टेस्ट दो तरह से होता है, नियर एंड क्रॉस टॉक एंड फार एंड क्रॉस टॉक। नियर एंड में -61 dB से कम वैल्यू होनी चाहिए, फार एंड में -65 dB से कम वैल्यू होनी चाहिए। वॉइस सर्किट के लिए। सिग्नल सर्किट के लिए क्या है वो हम आगे चर्चा करेंगे। पहली केबल है हमारी स्विच बोर्ड केबल। स्विच बोर्ड केबल जो हम यूज़ करते हैं, इंडोर में यूज़ करते हैं, और ये तार जो है 0.4 mm, 0.5 mm, 0.63 mm डायामीटर का हो सकता है। टेलीकॉम में हम यहाँ पर 0.5 mm जनरली हम ये केबल यूज़ करते हैं। इसकी बनावट आप देखेंगे तो आउटर ग्रे जैकेट होती है, इसके अंदर रिपकॉर्ड एक धागा होता है, उसके अंदर एक पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन के अंदर आपको पीवीसी कोटेड एनील्ड कॉपर वायर मिलेगा। ठीक है। इंडोर इंस्टॉलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 0.4 mm की केबल का लूप रेजिस्टेंस 286 ओम होता है पर किलोमीटर। 0.5 का 184 ओम पर किलोमीटर होता है। ये 0.5 की वैल्यू जनरली पूछी जाती है पेपर में, इसको याद रखेंगे आप। 0.5 का 184 ओम पर किलोमीटर होता है लूप रेजिस्टेंस। 0.6 mm की केबल का 128 ओम होता है। केबल जब हम यूज़ करते हैं इंडोर में, तो पेयरिंग होती है। पेयरिंग में पहला कौन सा पेयर, दूसरा कौन सा पेयर, इसके लिए पीवीसी जो इंसुलेशन है उसमें कलरिंग की जाती है। ये कलरिंग दो तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं मेन कलर। तो जो मेन कलर हैं वो 5 रंग के बताए गए हैं। ये 5 रंग हैं: ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट। स्लेट कई कई जगह पर ग्रे भी देखने को आपको मिलेगा लिखा हुआ। तो 5 कलर हैं। ब्लू से पहला रंग शुरू करते हैं, ऑरेंज दूसरा, ग्रीन तीसरा, ब्राउन और स्लेट। और 4 कलर बताए गए हैं मेट कलर। मेट मतलब जोड़े का रंग। तो ब्लू के साथ में वाइट, ऑरेंज के साथ वाइट, ग्रीन के साथ वाइट, ब्राउन के साथ वाइट, स्लेट के साथ वाइट। ऐसे 5 पेयर बने।
अब इसके बाद में वाइट खत्म हो गया तो रेड अगला मेट कलर है, इसके साथ 5 पेयर बने। उसके बाद अगला मेट कलर है ब्लैक, इससे 5 पेयर बने। उसके बाद अगला मेट कलर है येलो। तो व्हाइट, रेड, ब्लैक, येलो, ये 4 मेट कलर हैं। क्रिप कॉर्ड मैंने बताया एक धागा होता है जिसका काम होता है आउटर शीथ जो होती है उसको निकालने का। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पेपर में तो नहीं आया अभी तक। ये जो केबल है ये 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर के बंडल में आती है, ड्रम में नहीं आती है केबल। और इसका उपयोग हम इंडोर में करते हैं। ये केबल का टर्मिनेशन हम जनरली क्रोन पर करते हैं या लिंक पैनल पर करते हैं या हम वॉगो टर्मिनल पर करते हैं। इन जगहों पर इसका हम टर्मिनेशन करते हैं, पीवीसी जो स्विच बोर्ड केबल है या पीवीसी केबल है। दूसरी केबल है डबल ड्रॉप वायर या ट्विन फ्लैट वायर। ये आउटडोर केबल है, एरियली इसको हम ले जाते हैं। जो नियरेस्ट जंक्शन बॉक्स है हमारा, वहाँ से किसी ऑफिस में या किसी रेसिडेंस पर हमको एक 2 वायर का टेलीफोन देना है, वहाँ पर हम इसको प्रोवाइड करते हैं। डबल ड्रॉप वायर परमानेंट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की कॉइल में हमें केबल मिलती है। इसमें जो डायामीटर होता है जनरली जो यूज़ करते हैं वो 0.9 mm का डायामीटर हम यूज़ करते हैं। टेलीफोन कनेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो टेलीफोन कनेक्शन हमको ऐसा नहीं करना है कि आज दिया कल निकाला, परमानेंट ही देना है। किसी के घर पर देना है या किसी के ऑफिस में परमानेंट कनेक्शन, तो ये डबल ड्रॉप वायर जो है परमानेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगली केबल है फील्ड सर्विस केबल। ये टेम्पोररी कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टेम्पोररी का मतलब होता है कि हमको पता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद ये कनेक्शन को हमें निकाल लेना है। तो इसका जनरली उपयोग कहाँ करते हैं? जो एआरटी होती है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो होती है, उसके अंदर हम इस केबल को इस्तेमाल करते हैं। और रेलवे एक्सीडेंट हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, इमरजेंसी के दौरान जो सर्किट हम टेम्पररी प्रोवाइड करते हैं टेलीफोन के, वहाँ पर फील्ड सर्विस केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम एक्सीडेंट प्रोन एरिया में जाएंगे जहाँ एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पर ये केबल जब हम बिछाएंगे तो केबल बिछाने में या तो हम ज़मीन पर ऊपर बिछा करके ले जाएंगे या हम हवा में कहीं पेड़ पर या पोल पर बांध करके ले जाएंगे। तो इसमें मजबूती रहे तो इसमें ये केबल बनाई गई है 7 तारों की। क्या बोलते हैं इसको? 7 स्ट्रैंड वायर। 7 तार होते हैं, प्रत्येक तार का डायमीटर होता है 0.375 mm। इनमें से 7 में से 4 तार, 3 तार स्टील के होते हैं, 4 तार कॉपर के होते हैं। स्टील के तार केबल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए दिए जाते हैं। ये केबल 500 मीटर या 1 किलोमीटर के ड्रम में उपलब्ध की जाती है। इसका उपयोग टेम्पररी, कि आज दिया है, एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर लगाएंगे। एक्सीडेंट जैसी रिरेलमेंट हो जाता है तो हम वापस कनेक्शन को निकाल लेंगे। डेटा केबल इंडोर में इस्तेमाल किया जाता है। डेटा केबल, ये फुल फॉर्म पूछे गए हैं एसटी के पेपर में, यूटीपी और एसटीपी का फुल फॉर्म याद रखेंगे। यूटीपी का फुल फॉर्म होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी का होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। यूटीपी और ट्विस्टेड, ट्विस्टेड बता रहा है कि पेयर को ट्विस्ट किया गया है। पेयर को ट्विस्ट क्यों करते हैं? इंटरफेरेंस जो है उसको दूर करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि 100 मीटर से ज़्यादा की दूरी तक सिग्नल को नहीं ले जा सकता। सिग्नल कौन सा ले जाता है? डेटा केबल है ये, तो डेटा सिग्नल को लेकर के जाता है। और ये 100 मीटर से ज़्यादा की दूरी तक इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कैटेगरी जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, कैटेगरी भी डेवलप की, बड़ी ज़्यादा कैटेगरी पे आए हम। तो जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ी केबल की, हमारी डेटा कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। तो कैसे कैट 1 में कम डेटा जाएगा या कैट 2 में कम डेटा जाएगा और कैट 7 में ज़्यादा जाएगा, वो कैसे हम डिफाइन करते हैं? वो हम डिफाइन करते हैं ट्विस्टेड ट्विस्ट्स पर इंच पर। 1 इंच में किस केबल में कितने ट्विस्ट लगाए गए हैं। तो जितने ज़्यादा ट्विस्ट होंगे उतना ज़्यादा आपका इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और पहला तो ये तरीका है कि ट्विस्ट आपको ज़्यादा लगाने हैं। दूसरा तरीका है कि केबल का इंसुलेशन, केबल के बीच की स्पेसिंग, जो पेयर टू पेयर स्पेसिंग है, उसको भी दूर करके हम डेटा की स्पीड को एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिख रहा है कि कैट 4 जो है वो 16 Mbps तक की सिग्नल ले जा सकता था।
कैट 3 जो है वो 10 Mbps तक के सिग्नल को ले जा सकता था। कैट 5 में जब हम आए तो ये 1 Gbps तक चला गया। कैट 6 में ये 10 Gbps तक तो गया, लेकिन 55 मीटर तक ही हम सिग्नल को ले जा पाए। फिर बाद में आया कैट 7। कैट 7 में क्या किया कि प्रत्येक पेयर को इंडिविजुअली इंसुलेटेड किया गया और उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो भी पीवीसी की स्पेसिंग यूज की गई, जिससे कि उनके आपस में इंटरफेरेंस भी कम हो जाए। तो कैट 7 में 10 Gbps 100 मीटर तक हम ले जा पाए हैं। यहाँ पे लिख रहा है 10 Gbps का सिग्नल कैट 7 में 100 मीटर तक हम ले पाए हैं। ठीक है। कैट केबल का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि कैट केबल को टर्मिनेट करते हैं कनेक्टर के द्वारा, कौन सा कनेक्टर? तो ये तो बड़ा कॉमन हो गया है अभी ये क्वेश्चन, RJ45 कनेक्टर। कैट केबल जो है वो 4 पेयर मतलब 8 तार की केबल है। ये 8 तार का इस्तेमाल हम करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए। इसमें 8 में से जनरली 4 तार का उपयोग ही 1 Gbps से कम के सिग्नल को ले जाने के लिए किया जाता है। 1 Gbps या उससे ऊपर का सिग्नल हमें ले जाना है तो हमको 8 तार या 4 पेयर का इस्तेमाल करना होता है। STP केबल, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सील्ड का इस्तेमाल कर लिया। सील्ड का मतलब क्या हो गया कि जो आपके अंदर कंडक्टर है कॉपर वायर, उसके ऊपर आउटर जैकेट के जस्ट नीचे एक मेटल की सील्ड होती है। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सील्ड रहेगा तो आपका जो सिग्नल है वो और स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, और वो और ज़्यादा इंटरफेरेंस से रहित रहेगा। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल की बनावट आप देखेंगे सबसे सेंटर में कॉपर वायर जा रहा है, उसके ऊपर एक डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, उसके ऊपर एक मैश है सील्ड, और ऊपर प्लास्टिक जैकेट है। इसमें चित्र में और थोड़ा अलग अलग तरह की केबल दिखाई गई हैं। तो जनरली ये जो केबल है ये अनबैलेंस केबल कहलाती है। अनबैलेंस का मतलब हो गया कि एक ही तार है जिसमें आपका कम्युनिकेशन होना है, और ये आपको मैश जो है वो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से भी बचाएगी और दूसरा रिटर्न पाथ आपको प्रोवाइड करेगी। कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल हम माइक्रोवेव यूएचएफ में हम करते थे। यूएचएफ में जो रेडियो इक्विपमेंट होता था उसके कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। आज के दौर में भी हम कोएक्सियल केबल यूज़ कर रहे हैं। जहां एनालॉग सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो सीसीटीवी कोएक्सियल केबल के द्वारा जोड़े जाते हैं। सीसीटीवी के बाद केबल टीवी में भी हम कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपका वीएचएफ सेट का जो फीडर वायर होता है वो भी कोएक्सियल केबल होता है। कोएक्सियल केबल दो तरह की आती हैं, थिन केबल और थिक केबल। थिन केबल और थिक मतलब बता रहा है, थिन मतलब होता है पतला। तो अंदर जो कॉपर का वायर होता है वो यदि पतला है तो हम उसको बोलते हैं थिन कोएक्सियल केबल। उसकी लिमिटेशन होती है 185 मीटर की। 185 मीटर से ज़्यादा का सिग्नल दूरी तक नहीं ले जा सकते हैं। और थिक केबल जो अंदर का जो कॉपर वायर है वो मोटा रहेगा, मोटा तार, रेजिस्टेंस कम, दूरी ज़्यादा, 500 मीटर तक हम सिग्नल को ले जा सकते हैं। कोएक्सियल केबल को टर्मिनेट करने के लिए बीएनसी कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, बीएनसी कनेक्टर। और इसका जो इम्पिडेंस होता है वो 40 से 50 ओम के बीच में या 70 से 80 ओम के बीच में होता है। आप लोगों ने 1980 और 90 के बीच में जो टीवी घर में इस्तेमाल होते थे तो ऊपर एक एंटीना लगता था, उसको यागी उदा एंटीना बोलते थे। तो वो यागी उदा एंटीना से कनेक्शन लेकर के नीचे एक डिवाइस लगाई जाती थी जिसको बोलते थे बैलून, बैलेंस अनबैलेंस, 75 ओम और 120 ओम को इंटरचेंज करना। ठीक है ना। तो जनरली जो कोएक्सियल केबल होती है वो 75 ओम की होती है, और जो बैलेंस केबल होती है वो 120 ओम की होती है। तो 75 ओम जो है कोएक्सियल केबल का इनपुट लेती थी टीवी, लेकिन जो एंटीना है वो 120 ओम का सर्किट देता था, तो वहाँ पे बैलून हमें बीच में लगाना होता था। अगली केबल है अंडरग्राउंड केबल में पीआईजेफ, पॉलीथीन इंसुलेटेड जेली फिल्ड केबल। अंडरग्राउंड है तो इसमें आर्मर मिलने वाला है आपको। ये केबल की बनावट देख रहे हैं, सबसे बाहर आउटर जैकेट है ब्लैक कलर की। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों है ये कि बाहर से पानी कोई केमिकल वगैरह इसके अंदर ना चला जाए केबल के अंदर। इसके अंदर आपको आर्मर मिलेगी। आर्मर का उपयोग जो है जनरली
मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, मिट्टी का वजन आने से केबल ना टूट जाए। फिर इसके अंदर एक फिर से इंटर इनर पीवीसी जैकेट आपको मिलेगी। उसके नीचे आपको एल्यूमिनियम की एक पतली शीट फॉइल मिलेगी। एल्यूमिनियम फॉइल, इसका दो काम होते हैं जनरली। पहला जो मेजर वर्क है वो है मॉइस्चर बैरियर, क्या बोलते हैं इसको, नमी को बाहर रोक के रखेगा, ठीक है ना। और दूसरा काम क्या है, ये दोनों मिलकर के पॉली एल मॉइस्चर बैरियर और आपका आर्मर, जो आउटर इंटरफेरेंस आ रहा है केबल के ऊपर, उसको रोकने का भी काम करेगी, ठीक है ना। इसके अंदर आपको पॉलीथीन मिलेगी, पॉलीथीन के अंदर जेली मिलेगी, जेली के अंदर आपको आपके कंडक्टर मिलेंगे पीवीसी इंसुलेटेड, ठीक है। जेली का काम क्या है, जेली का काम है नमी को रोकना, ठीक है। इसकी बनावट दिखाई है। पीआईजीएफ केबल में दो लेयर का प्रोटेक्शन हम यूज करते हैं, पहला है आर्मर, दूसरा है पॉलीएल लैमिनेटेड टेप या पॉलीएल मॉइस्चर बैरियर। 6 क्वाड केबल में यही चीज 3 लेयर की प्रोटेक्शन में होती है। पहला होता है आर्मर, फिर होता है एल्यूमिनियम स्क्रीनिंग, फिर होता है एल्यूमिनियम शीथ या एल्यूमिनियम टेप। ये केबल में कलर कोड बिल्कुल वैसा ही होता है, स्विच बोर्ड केबल जैसा। 5 मेन कलर कहलाएंगे, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट। और 4 मेट कलर कहलाएंगे, व्हाइट, रेड, ब्लैक, येलो। 20 पेयर की केबल बनती है। 10 पेयर की केबल में आपको दो ही मेट कलर मिलेंगे, व्हाइट, रेड। इसके ऊपर आती है 50 पेयर की केबल। 50 पेयर की केबल में क्या करना होगा, 10-10 पेयर के 5 बंडल हम बनाएंगे। पहला बंडल, उस पर हम ब्लू कलर का धागा बांधेंगे। दूसरे बंडल पर ऑरेंज का धागा बांधेंगे, तीसरे बंडल पर ग्रीन का धागा बांधेंगे, चौथे बंडल पर ब्राउन का धागा बांधेंगे, और 5वें बंडल पर स्लेट या ग्रे कलर का धागा हम बांधेंगे। तो 10 पेयर के 5 बंडल ले लेंगे तो 50 पेयर बन जाएगा, और 20 पेयर के 5 बंडल ले लेंगे तो 100 पेयर की केबल बन जाएगी। ये केबल जनरली हम 0.5 mm डायामीटर की यूज करते हैं। 0.5 mm डायामीटर का जो लूप रेजिस्टेंस होता है वो 184 ओम पर लूप किलोमीटर होता है। ये क्वेश्चन देखिए, एक पूछा गया है क्वेश्चन, इसके लिए नहीं पूछा है पीआईजेफ के लिए, 6 क्वाड के लिए पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 6 क्वाड केबल का कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताइए। तो जनरली उसका रेजिस्टेंस हम सबको पता है 56 ओम होता है, लेकिन कंडक्टर का आधा हो जाएगा 28। और लूप रेजिस्टेंस यदि बोलेंगे तो पूरा बोलना है 56। यहाँ पर यही चीज इन्होंने बताई है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताया 92, एक पेयर में दो तार होते हैं तो उसका लूप रेजिस्टेंस हो जाएगा 184, ठीक है। इसमें जो डेटा का लॉस होता है, डीबी लॉस जो हम देखते हैं पर किलोमीटर में, 1.4 डीबी हम लेकर के चलते हैं। यदि यही केबल 0.6 mm डायामीटर की होगी तो उसका लूप रेजिस्टेंस होगा 128 ओम, और इसमें जो डीबी लॉस होगा 1.1 डीबी पर किलोमीटर का लॉस हमको देखने को मिलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इससे क्वेश्चन आता है जनरली। इफेक्ट ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन टेलीकॉम सर्किट। आईटीयूटी एक संस्था है, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन फॉर टेलीकॉम सेक्टर। उन्होंने बताया कि जब आप 25 केवी एसी ट्रैक्शन में केबल डालेंगे पैरेलल में, तो इसमें आपको दो तरह की कपलिंग देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग क्या होती है कि जब हम 25 केवी की सप्लाई देते हैं ओएचई पर, तो हमें एक रिटर्न पाथ भी देना होता है। वो रिटर्न पाथ किसके थ्रू है, रेलवे लाइन के थ्रू है, रेल के थ्रू। तो वो रेल और साथ में पैरेलल में हमारी केबल डली हुई है, इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस जनरेट हो जाता है। इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग हो जाती है, जो कि एक इंटरफेरेंस का काम करती है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग। हमने क्या किया है, 25 केवी की सप्लाई दे दी है ओएचई पर, रिटर्न पाथ बना दिया है हमने रेल को। लेकिन ये जो रेल होती है ये पूरी तरह से इंसुलेटेड नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, पूरी तरह से इंसुलेशन नहीं होने से जितना करंट फेज में है उतना पूरा का पूरा जो रिटर्न पाथ है उसमें होना चाहिए, लेकिन ये लीक कर जाता है। तो इंसुलेटेड नहीं होती है, इसमें से कुछ करंट लीक हो जाती है, जिसके कारण इंड्यूस वोल्टेज हमारी केबल पर आ जाते हैं, जो कि कई बार जो वर्किंग पीपल होते हैं हमारे में स्टाफ होता है उसको डेंजरस भी होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग के कारण शॉक लग सकता है, जान भी जा सकती है। एक टर्मिनोलॉजी है स्क्रीनिंग फैक्टर, पेपर में पूछते हैं
मूडल में क्वेश्चन दिया है, टेलीकॉम केबल का स्क्रीनिंग फैक्टर 0.1 होता है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। टेलीकॉम केबल का स्क्रीनिंग फैक्टर 0.1 होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग फैक्टर क्या बोलता है कि कोई केबल को यदि हम इंड्यूस वोल्टेज उसमें नापें जब उसमें हमने प्रोटेक्शन किया है डिवाइडेड बाई प्रोटेक्शन नहीं किया है। इसको देख लें। हाँ, ये बोल रहा है कि वोल्टेज इंड्यूस इन कनेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक शीथ, प्रोटेक्शन किया है डिवाइडेड बाई प्रोटेक्शन नहीं किया है, एब्सेंस लिख रहा है। तो ये वैल्यू कितनी आती है? टेलीकॉम के लिए 0.1 है और शायद सिग्नल के लिए 0.4 है। आईटीयूटी ने हाई वोल्टेज के साथ में जब हम हमारी केबल डालेंगे तो उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बताए हैं। तो वो नियम 5 नियम बताए हैं उन्होंने, और उसको क्या बोला है? आईटीयूटी रिकमेंडेशन बोला है। पहला नियम क्या बोलता है कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन देखते हैं तो उसके लिए क्रिटिकल फिगर बताया गया है, 15 मिली एम्पियर की करंट से ज़्यादा इंड्यूस नहीं होनी चाहिए किसी भी केबल में। दूसरा बोलते हैं कि जब कोई पर्सन किसी केबल और साथ में अर्थ के प्रभाव में आ जाए और उस दौरान यदि नॉर्मल फंक्शनिंग रहे पावर लाइन की, तो इंड्यूस वोल्टेज 60 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये इसमें जो टर्म याद रखने की है वो क्या है? नॉर्मल फंक्शनिंग। पावर लाइन नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो इंड्यूस वोल्टेज हमारी केबल में 60 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पर यदि यही फंक्शनिंग कैसी हो गई? एबनॉर्मल हो गई, तो उसके लिए बता दिया है 150 वोल्ट से ज़्यादा इंड्यूस वोल्टेज नहीं होने चाहिए। और यदि पावर लाइन शॉर्ट सर्किट हो जाती है किसी कारण से, तो ये इंड्यूस वोल्टेज 430 वोल्ट से ज़्यादा इंड्यूस नहीं होने चाहिए। और जब हम स्पीच ट्रांसमिशन या वॉइस ट्रांसमिशन करते हैं तो हमारी केबल में जो नॉइस जनरेट होती है आउटर इंटरफेरेंस के कारण, उसकी वैल्यू 2 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है? सोफोमेट्रिक वोल्टेज या सोफोमेट्रिक नॉइस की वैल्यू कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? याद रखेंगे, 2 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं 150 वोल्ट के लिए, तो हम पाते हैं कि 17 किलोमीटर यदि हम पैरेलल चले जाएं ओएसी के, तो 17 किलोमीटर जाने पर 150 वोल्ट, ये जो 150 वोल्ट है, ये 150 वोल्ट से ज़्यादा इंड्यूस हो जाएगा। तो 17 किलोमीटर के पहले पहले ये इंड्यूस वोल्टेज को हमें ख़त्म कर देना है। तो केबल इंड्यूस वोल्टेज को ख़त्म कैसे करते हैं? अर्थिंग प्रोवाइड करके। ठीक है ना? यहाँ पर ये कैलकुलेशन दी है। ऐसा माना गया कि 87.5 वोल्ट पर किलोमीटर इंड्यूस होता है। यदि 1 किलोमीटर केबल पैरेलल में ओएसी के डाल दी जाए तो 1 किलोमीटर में 87.5 वोल्ट इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा केबल हमने स्क्रीन्ड केबल लिया है तो उसकी स्क्रीनिंग फैक्टर 0.1 होने के कारण ये 87 ना होकर के 8.75 वोल्ट ही इंड्यूस होगा पर किलोमीटर में। मैक्सिमम लिमिट एबनॉर्मल कंडीशन में कितनी बताइए? 150 वोल्ट। तो 150 डिवाइडेड बाई 8.75 करते हैं तो 17.1 किलोमीटर निकल करके आता है। इसका मतलब हो गया कि हम 17 किलोमीटर पैदल चलेंगे केबल के ओएचसी के पैरेलल में हमारी केबल लेकर के, तो 17 किलोमीटर के बाद जाकर के 150 के ऊपर वोल्टेज निकलेगा, जो कि हजारडस टू हमारे टेलीकॉम स्टाफ के लिए है। तो 17 किलोमीटर के पहले पहले हमको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगा देना है, साथ में अर्थिंग, प्रोविजन ऑफ अर्थिंग दोनों एंड पर दे देनी है। एसपीडी का उपयोग कर लेना है आरडीएसओ की गाइडलाइन के हिसाब से। 17 किलोमीटर के बाद में ये वोल्टेज इंड्यूस वोल्टेज 0 कर देना है, फिर उसके बाद अगले 17 किलोमीटर चलना है। तो 17 किलोमीटर पे तो हमारी केबल हट नहीं होती है, हमारी केबल हट तो पहले ही हो जाती है ना? 8, 10, 12, 15 किलोमीटर पे हमको केबल हट मिल जाती है, स्टेशन मिल जाता है। तो 17 किलोमीटर अपर लिमिट हो गई। यदि 17 किलोमीटर से लंबा कोई सेक्शन है तो वहां पर क्या करना होगा? बीच में हमको एक अर्थिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे कि ये केबल में 150 वोल्ट से ज़्यादा इंड्यूस ना हो। प्रिकॉशन लेना है केबल में वर्किंग के दौरान। जब हम आरी एरिया में काम करते हैं, लाइव कंडक्टर से दूर रहना है, रिटर्न करंट जिस रेल से जा रहा है उससे दूर रहना है, और मेटलिक बॉडी में इंड्यूस वोल्टेज जो आते हैं उसको दूर करने के लिए हमें उसमें कोटिंग करके रखनी है। स्टाफ जो है वो हमेशा इंसुलेटेड टूल्स का इस्तेमाल करे, रबर ग्लिव्स का इस्तेमाल करे, रबर मैट का इस्तेमाल करे। क्वाड केबल, क्वाड केबल जो है अभी हम लेटेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कंट्रोल कम्युनिकेशन के लिए या सिग्नल कम्युनिकेशन के लिए, सिग्नलिंग के इक्विपमेंट के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ये केबल में जनरली जो डायमीटर हम यूज़ कर रहे हैं वो 0.9 mm का डायमीटर है, जिसका लॉस
0.63 dB पर किलोमीटर होता है। ये पेपर में पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। 0.63 dB पर किलोमीटर 6 वाट केबल का लॉस होता है अनलोडेड केबल का। यदि केबल को लोड कर दिया गया तो 0.25 हो जाएगा। जनरली 6 वाट केबल में लोडिंग नहीं करते हैं, इसलिए आपको जो वैल्यू याद रखनी है वो रखनी है 0.63 dB पर किलोमीटर। मैंने शुरुआत जब की थी तो मैंने बताया था कि जो एल्यूमिनियम का तार इस्तेमाल करते थे इसमें लॉसेस बहुत कम होते थे, इसलिए दो तार का इस्तेमाल होता था। कि एम्पलीफायर का उपयोग हम केबल पर नहीं करते थे, इक्विपमेंट में करते थे। लेकिन अंडरग्राउंड जब हम आ गए केबल में, अंडरग्राउंड क्यों आना पड़ा? क्योंकि OHE का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो हम अंडरग्राउंड केबल का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। अंडरग्राउंड केबल में रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, डायमीटर ज़्यादा होने के कारण, जिसके कारण लॉस ज़्यादा है। लॉस ज़्यादा को कंपनसेट करने के लिए दो तार की जगह हमने चार तार का इस्तेमाल किया। दो तार ट्रांस के लिए, दो तार रिसीव के लिए, और फिर हमने एम्पलीफायर भी इसमें लगा दिया। एम्पलीफायर दो तरह से लगाए गए। पहला एम्पलीफायर लगाया गया लोडेड केबल में, जहाँ केबल में लोडिंग कर दी जाती है। लोडिंग करने से आपका लॉस जो है 0.25 dB हो जाता है। लोडिंग करने से फायदा क्या? आपका जो एम्पलीफायर है वो 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर आप लगा पाएंगे। पर यदि आप लोडिंग नहीं करते हैं, लॉस ज़्यादा है, तो आपको प्रत्येक स्टेशन पर एम्पलीफायर का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अगला एक टर्म है स्टार क्वाड फॉर्मेशन। केबल में ट्विस्ट करने के दो तरीके हैं। पहला ट्विस्ट है जैसा ये दिख रहा है, जनरली चार तार लो और ट्विस्ट कर दो। जब हम चार तार ट्विस्ट करते हैं तो उसमें चार तार में पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार, चौथा तार आपस में एक दूसरे के बाजू बाजू में हो, तो ये नॉर्मल ट्विस्टिंग कहलाती है। लेकिन हम क्वाड केबल में नॉर्मल ट्विस्टिंग नहीं करते हैं। क्वाड केबल में जब हम ट्विस्टिंग करते हैं तो एक क्वाड में चार तार होते हैं, दो पेयर होते हैं। पेयर के जो दो तार हैं, ट्विस्टिंग के दौरान वो आमने सामने होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ मार्किंग की है, पहला पेयर उसमें तार नंबर है 1 और 2, ये आमने सामने है। और दूसरा पेयर, उसमें पेयर है लिंब है 3 और 4, ये भी आमने सामने है। इस तरह की जो ट्विस्टिंग होती है उसको स्टार क्वाड फॉर्मेशन बोलते हैं। इसलिए ऐसा बताया गया कि जब कभी क्वाड केबल में कोई फेलियर आता है किसी एक पेयर में, तो हम जनरली क्या करते हैं, जनरल प्रैक्टिस जो हमारे स्टाफ की है सेक्शन में, कि वो एक पेयर यदि फॉल्टी हुआ तो एक पेयर का सर्किट दूसरे किसी क्वाड में जहाँ एक पेयर खाली है वहाँ चला देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि चार तार का सर्किट है, 4 वायर का सर्किट है, और एक पेयर खराब हो गया है, तो हमें पूरे के पूरे चार तार ही शिफ्ट करने चाहिए। दो तरह की केबल होती है, 4 क्वाड और 6 क्वाड केबल। 4 क्वाड केबल 0.9 mm की आती है, 6 क्वाड केबल 0.9 mm डाया और 1.4 mm डाया की आती है। का स्पेसिफिकेशन 0.9 के लिए 30/2005 है, और 1.4 के लिए 72/2007 है। ठीक है, और ये मोर देन 25 किलोमीटर के लिए जो 1.4 mm की केबल है वो 25 किलोमीटर से ज़्यादा के ब्लॉक सेक्शन के लिए इस्तेमाल करी जाएगी। कलर कोड इसमें देखेंगे तो इसमें कलर कोड स्विच बोर्ड या PVC केबल से, PIGF केबल से अलग है। उसमें हमने पहला कलर लिया था ब्लू, यहाँ पर पहला कलर है ऑरेंज। ऑरेंज से शुरू होता है, ऑरेंज ब्लू, ब्राउन ग्रे, येलो ब्लैक। छह तार, छह तार में पहले जो ए वायर है, ए लिम्ब है, उसमें ये आपको अलग अलग कलर मिलेंगे। फिर बाद के जो तीन तार बच जाते हैं क्वाड में, वो कॉमन हो गए सभी में, वाइट रेड ग्रे, है ना। तो इसको फॉर्मूला बनाया है एक OBBG यस बॉस। इसको ऐसे याद कर लेंगे, ऑरेंज ब्लू ब्राउन ग्रीन येलो ब्लैक। और जो तीन मेट कलर हैं वो क्या हैं? व्हाइट रेड ग्रे। ये व्हाइट रेड ग्रे तीन कॉमन कलर हो गए, आपस में मिक्स ना हो जाएं इसके लिए एक विपिंग, या हम बोलते हैं बाइंडर, धागे का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मेन कलर है ऑरेंज, ऑरेंज पर ऑरेंज का धागा बांधा जाएगा, ऑरेंज की क्वाड पर, ब्लू की क्वाड पर ब्लू का धागा। इस तरह से पहचान बनाई जाती है। RDSO ने बताया हमको कि 0.9 का DB लॉस जो है वो 0.63 dB रहेगा पर किलोमीटर। अनलोडेड का 0.25 रहेगा, लोडेड का 56 ओम पर किलोमीटर लूप रेजिस्टेंस रहेगा। लूप रेजिस्टेंस याद रखेंगे। कंडक्टर का रेजिस्टेंस पूछेगा तो 28 याद रखना है। 1.4 mm का लूप रेजिस्टेंस 23 ओम होता है। इसमें जो DB लॉस होता है वो 0.3 dB। देख रहे हैं आप, डायमीटर बढ़ा दिया है,
रेजिस्टेंस डीवी लॉस कम हो गया है। ये केवल अनलोडेड ही इस्तेमाल की जाती है। क्वाड केबल में कौन सा सर्किट किस क्वाड पे चलेगा वो बताया गया है। दो तरह से क्वाड केबल इस्तेमाल करते हैं हम। 6 क्वाड केबल जब ओएफसी साथ में डली हो, 6 क्वाड केबल जब ओएफसी साथ में नहीं डली हो, विदाउट ओएफसी। तो जब ओएफसी साथ में नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ एक ही केबल सेक्शन में है 6 क्वाड, जिसमें हमें कंट्रोल भी चलाना होगा। और यदि ओएफसी साथ में डली है, इसका मतलब है कि कंट्रोल जो है वो ओएफसी केबल पर चलेगा। तो पहला क्वाड दोनों में फिक्स है ब्लॉक सर्किट के लिए। दूसरा क्वाड ओएफसी जब रहेगी तो स्पेयर रखेंगे ब्लॉक के लिए, लेकिन ओएफसी यदि नहीं है तो सेक्शन कंट्रोल चलाएंगे। तीसरे क्वाड पर इमरजेंसी कंट्रोल चलेगा। चौथे क्वाड को दो भागों में, दो पेयर में यूज किया जा रहा है। पहले पेयर पर गेट टेलीफोन, दूसरे पेयर पे बीपीएससी। पांचवा क्वाड बीपीएससी, छठवें क्वाड पे टीएडब्ल्यूएस, जहां ऑटोमेटिक टेरिटरी है वहां पर। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। विदाउट ओएफसी में चौथे क्वाड के पहले पेयर पे बीपीएससी का सर्किट चलाएंगे, चौथे क्वाड के दूसरे पेयर पे गेट टेलीफोन चलाएंगे। पांचवा और छठवां सेम रखा है, बीपीएससी और टीएडब्ल्यूएस। केबल लिंक प्रैक्टिस से भी दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन तो अभी जस्ट पूछा गया है एलडीसी के एग्जाम में, तो भी हम देख लेंगे। केबल लिंक क्यों करनी होती है? तो केबल लिंक करने के कारण है कि आपका यदि पहले ओवरहेड लाइन चलती थी और केबल आरी हो रहा है वहाँ पर सेक्शन, तो आपको अंडरग्राउंड केबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा कारण हो सकता है कि पहले से कोई केबल डली हुई थी, लेकिन उसकी अभी कोडल लाइफ खत्म हो गई है, तो हमें एक नई केबल को जो है वो केबल लेइंग करानी पड़ेगी। केबल लेइंग जब हम कराने जाते हैं, उसके पहले हमें सर्वे करना होता है, रूट सर्वे। ये रूट सर्वे 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है ट्रेन में बैठ करके, दूसरा स्टेप है ट्रॉली में बैठ करके, तीसरा स्टेप है पैदल। तो जब हम ट्रेन में बैठ करके सर्वे करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम ये जान लें कि ज़मीन कैसी है, उसमें मिट्टी कैसी है, कहाँ पर हमें दूसरे डिपार्टमेंट की केबल उनके रूट मार्कर दिखाई दे रहे हैं, हमारा केबल हट, एलसी गेट, मास्टर ऑफिस अप साइड में आने वाला है या डाउन साइड में आने वाला है, कितने मेजर ब्रिज मिलने वाले हैं, कितने हमको माइनर ब्रिज मिलने वाले हैं, कितनी हमको टनल मिलने वाली है। और ट्रेन में बैठ करके ही हम ये भी देख पाते हैं कि ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पानी भरता है बारिश के समय में। ये सब चीज़ें ट्रेन में बैठ करके नोट करते हैं। दूसरा स्टेप है ट्रॉली पर। तो ट्रॉली में मैनुअल बोलता है कि जब आप ट्रॉली में जाएंगे तो आपके साथ में एक सीएसआई होना चाहिए, एक सीपीडब्ल्यूआई होना चाहिए, एक आईडब्ल्यूबी होना चाहिए और एक इलेक्ट्रिकल का एसएससी भी होना चाहिए। इन सब की ज़रूरत क्यों है कि जो सीएसआई या सिग्नल का जो एसएससी रहेगा वो क्या करेगा, वो अपनी केबल का रूट बताएगा। पीडब्ल्यूआई जो है रेलवे बाउंड्री की मार्किंग देगा। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का बंदा यदि उसकी कोई अंडरग्राउंड केबल है उसकी मार्किंग देगा। आईओडब्ल्यू यदि कहीं अंडरग्राउंड में पाइपलाइन जा रही है उसकी मार्किंग देगा। तो आज की डेट में तो ये सब संभव नहीं है, ट्रॉली चलाना भी संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं या क्या करना चाहिए कि जो भी सर्वे टीम है उसको प्रत्येक ऑफिस में जा करके अपना जो वो चार्ट बना रहे हैं केबल रूट प्लान का, उसमें मार्किंग ले ले, बाउंड्री की मार्किंग ले ले, इलेक्ट्रिकल केबल अंडरग्राउंड है उसकी मार्किंग ले ले, सिग्नल की केबल है उसकी मार्किंग ले ले अंडरग्राउंड में, और फिर डिसाइड करे कि अब साइड में। हाँ जी, मकवाना जी कुछ बोल रहे हैं? यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको अप साइड में चलना है कि डाउन साइड में चलना है। अप साइड या डाउन साइड में जाने के पीछे कुछ और भी रीजन होते हैं। पहला रीजन तो यही है कि जिस तरफ ज़्यादा केबल होगी उसके अपोजिट साइड में चलना चाहिए। दूसरा रीजन है जहाँ कम से कम ट्रैक क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग करनी हो, उस साइड में हमको चलना चाहिए। ठीक है। कुछ पॉइंट हैं जो कि याद रखना चाहिए, वो पेपर के हिसाब से तो ठीक नहीं है। पेपर के हिसाब से क्या है वो हम बात कर लेते हैं। पहला है कि यदि केबल स्ट्रेट रन में जा रही है तो ट्रैक से नियरेस्ट दूरी 10 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए टेलीकॉम केबल के लिए। ओएफसी और क्वाड केबल यदि हम डाल रहे हैं तो एग्जिस्टिंग ट्रैक के पास में नहीं डालनी चाहिए। ये हो सकता है कि भविष्य में कोई और नई लाइन आ जाए
तो इसलिए हमेशा रेलवे बाउंड्री से 1 मीटर अंदर ये केबल हमें डालनी चाहिए। अ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे कि OHE से कितनी दूरी रखनी है। तो OHE से दूरी रखने के लिए 3 कंडीशन बताई गई हैं। पहली कंडीशन है कि कम से कम दूरी 5.75 मीटर होनी चाहिए। इसके पास हमें केबल नहीं डालनी है, हमेशा इससे दूर ही केबल हमें डालनी है, पहली कंडीशन। पर कई बार क्या होता है कि यार्ड में आ गए, किसी शहर के अंदर आ गए, वहाँ पर रेलवे बाउंड्री उतनी है ही नहीं और 5.75 मीटर की डिस्टेंस हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो ये दूरी घटा करके 3 मीटर कर सकते हैं। और केबल की डेप्थ कितनी रखनी है? 1 मीटर। केबल की डेप्थ कितनी रहेगी? 1 मीटर ही रहेगी। पर यदि आप ये भी नहीं 3 मीटर नहीं रख पा रहे हैं, तो आप मैक्सिमम दूरी 1 मीटर रख सकते हैं, लेकिन उसमें ट्रेंच की डेप्थ जो है वो 0.5 मीटर हो जाएगी। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है भाई, 5.75, 3 मीटर, 1 मीटर पे 0.5 mm डेप्थ, 0.5 मीटर की डेप्थ। जब हम बिल्कुल पास में 1 मीटर पर हम केबल डालेंगे, तो केबल हमेशा RCC या PVC पाइप में लेकर के जानी होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी LDC में, कंटूर अलाउंस कितना होता है? 2.5%। कंटूर अलाउंस क्या चीज़ है भाई? केबल जब हम डालते हैं, बिछाते हैं अलोंग द ट्रैक, तो केबल हमेशा स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन मतलब केबल बिल्कुल सीधी रहे, ना उसमें लहर हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह की लहर नहीं होनी चाहिए। पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जमीन जो है वो उबड़ खाबड़ होती है, उसके हिसाब से नाली खोदी जाती है। तो हम यदि रूट किलोमीटर नाप रहे हैं, 1 किलोमीटर, 1,000 मीटर, और हम 1,000 मीटर की केबल लेकर के आए, तो 1,000 मीटर की केबल 1,000 मीटर की जमीन नहीं नापेगी, थोड़ा कम नापेगी, क्योंकि ये केबल ऊपर नीचे हो रही है। इसलिए इसको क्या बोला है? कंटूर अलाउंस बोला है, 2.5% होता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं पेपर में स्टेबल से। पहला क्वेश्चन है कि भाई आप जो है कंटूर अलाउंस कितना रखेंगे? 2.5% रखेंगे। दूसरा है रोड क्रॉसिंग में कितनी केबल का लूप रखना है? 2.5 मीटर की केबल का दोनों तरफ, ईच साइड। मेजर ब्रिज पर 10 मीटर दोनों तरफ। माइनर ब्रिज में 5 मीटर केवल एक ही तरफ रखना है लूप। केबल ज्वाइंट में 10 मीटर दोनों तरफ की केबल का लूप रखना है। गेट पर 3 मीटर का लूप एक ही तरफ रखना है। स्टेशन पर 10 मीटर का लूप रखना है। तो ये लूप आपको याद रखने हैं, ये पूछते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन इसमें आता है कि कितने दूरी पर आपका रूट मार्कर लगाया जाता है। ठीक है। तो ये रूट मार्कर जो है वो 50-50 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। रूट मार्कर में कलर कोडिंग पूछा नहीं गया है, लेकिन लिख लें। ज्वाइंट पर ग्रीन कलर का मार्किंग करना है या कलरिंग करनी है रूट मार्कर पे ग्रीन की, और जो रूट मार्कर है वहाँ पे रेड या ऑरेंज की करनी है। आप सेक्शन में जाएंगे तो सेक्शन में देखेंगे येलो के पेंट होते हैं जनरली। तो यहाँ थोड़ा कंट्रोवर्सी है इसमें। टेलीकॉम मैनुअल बोलता है येलो कलर रूट मार्कर पर लगाने हैं। क्या बोलता है भाई? येलो कलर रूट मार्कर पे और ग्रीन कलर जो है वो ज्वाइंट पर लगाना है। इसको ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसको पढ़ेंगे। जब हम किसी TSS या FP के बाजू से केबल को निकालते हैं, तो ये केबल के FP और TSS जो है, इसके दोनों तरफ 300 मीटर RCC पाइप में केबल लेकर के जानी है। मतलब टोटल RCC पाइप कितना लगने वाला है? 600 मीटर प्लस TSS की जितनी लेंथ है उतना। ठीक है ना? तो RCC पाइप की लेंथ कितनी बता रहा है? 300 मीटर। ये पेपर में पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। और हमेशा केबल कितनी दूरी से कम 1 मीटर की दूरी तो हमें मेंटेन करके रखनी है। ठीक है। ये केबल रूट मार्कर दिखाया है। पावर लाइन जो 11 kV की यूज होती है, उसमें जो पॉइंट याद करने वाला है वो है 0.6 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी रख सकते हैं? 0.6 मीटर की रखनी है। और यदि ये 0.3 तक आ रही है, तो हमें फिर केबल को किसी सीमेंट कंक्रीट पाइप से लेकर के जानी होगी और उसके दोनों एंड को सील कर देना है 0.8 किलोमीटर तक। ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे।
एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब आप केबल बिछाते हैं तो उसमें कितनी रिडल अर्थ भरते हैं, कितना रिडल अर्थ भरते हैं। तो ये रिडल अर्थ की हाइट जो है 120 mm है। केबल का ज्वाइंट, केबल का ज्वाइंट हम लगाते हैं टीएसएफ ज्वाइंट किट के द्वारा। टीएसएफ क्या है? थर्मो श्रिंकेबल फील्ड ज्वाइंट किट। जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, 6 वाट केबल को लोड किया है तो 1120 1120 या 1120 600 या 470 1120। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 6 वाट केबल का होता है 470, आरई केबल का होता है 1120, पीवीसी केबल का होता है 600 ओम। इसको याद रखना है आपको। टीएसएफ किट जो है ज्वाइंट किट, 1 यूज होती है 10 पेयर 20 पेयर के लिए, 2 यूज होती है 50 पेयर के लिए, 3 यूज होती है 100 पेयर के लिए, 4 होती है 100 पेयर के ऊपर के लिए। 6 क्वाड में जो ज्वाइंट किट यूज करते हैं उसको बोलते हैं आरटीएसएफ ज्वाइंट किट। क्या बोलते हैं भाई? आरटीएसएफ ज्वाइंट किट। इसमें इतना ही पढ़ने का है। इसके बाद हम केबल टेस्टिंग लिख लेते हैं। केबल टेस्टिंग, इसकी फ्रिक्वेंसी पूछी जाती है रूटीन टेस्ट की। कंडक्शन टेस्ट मंथली होता है। कंडक्शन टेस्ट मतलब लूप रेजिस्टेंस। ट्रांसमिशन लॉस डीबी लॉस मंथली होता है। ट्रांसमिशन लॉस जो है वो हम टीएमएस किट के द्वारा करते हैं। क्रॉस टॉक नियर एंड और फार एंड दो तरह से होता है। ये क्वार्टरली होता है, 3 3 महीने में करना होता है। सोफोमेट्रिक नॉइस टेस्ट सोफोमीटर के द्वारा होता है, क्वार्टरली होता है, 2 मिलीवोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंसुलेशन टेस्ट जो है वो टेलीकॉम में 100 वोल्ट के मेगर से करते हैं, साल में एक बार करना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। एक मैंने चीज़ छोड़ी थी ऊपर, वो यहाँ पर बताई गई है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखी हुई है। ये इसकी हेडिंग पढ़ेंगे, मैंडेटरी चेक एंड टेस्ट टू बी डन बिफोर कमिशनिंग ऑफ बीपीएससी एसएसडीएससी एमएसडीएससी एप्लीकेशंस ऑन 4 क्वाड 6 क्वाड पीआईजेफ केबल, मतलब क्वाड केबल या पीआईजेफ केबल। लूप रेजिस्टेंस कितना नापना है? 56 ओम। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो 10 मेगा ओम से ज़्यादा आना चाहिए टेलीकॉम केबल में। ट्रांसमिशन लॉस 2 किलोहर्ट्ज पे करना है। मैंने आपको शुरुआत में एक ग्राफ दिखाया था, उसमें मैंने बताया था टेलीकॉम की जब हम डीबी लॉस चेक करेंगे तो 800 हर्ट्ज पे करेंगे, लेकिन ट्रांसमिशन लॉस जब हम बीपीएससी के लिए कोई पेयर यूज कर रहे हैं, पेयर या क्वाड, 2 किलोहर्ट्ज पे करेंगे। और ये 1.2 डीबी पर किलोमीटर से कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। और ये सेक्शन की लेंथ के लिए 30 डीबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से क्रॉसटॉक की मैंने लिमिट आपको बताई थी वॉइस सर्किट के लिए, -61 नियर एंड और -65 फार एंड। लेकिन बीपीएससी एसएसडीएससी इसके लिए ये -55 डीबी है 155 किलोहर्ट्ज पर। ये पेपर में एक जगह क्वेश्चन पूछा गया है कि बीपीएससी चलाना है, क्रॉसटॉक टेस्ट किस फ्रिक्वेंसी पर किया जाएगा? 155 किलोहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर किया जाएगा। ये चीज़ को आप याद रखेंगे। के बाद में केबल फॉल्ट लोकेटर, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि केबल फॉल्ट लोकेटर जो है वो कौन सी मेथड का इस्तेमाल करता है। तो ये जो इस्तेमाल करता है पल्स रिफ्लेक्शन मेथड होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो केबल है उसमें हम एसी वोल्ट जनरेटर के द्वारा अ, निकाल करके केबल में दे देते हैं। और यदि केबल में कहीं पर भी कोई तकलीफ है, इंसुलेशन ब्रेक है, केबल ओपन है, केबल शॉर्ट है, या केबल जो है लो इंसुलेशन हो गया है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब हम ये एसी वोल्टेज देते हैं और हम लोकेटर के द्वारा जब उसको चेक करते हैं, तो जहाँ पर फॉल्ट है वहाँ पर इम्पीडेंस चेंज होता है केबल का, उसको ये पकड़ता है। उस तरीके को बोलते हैं पल्स रिफ्लेक्शन या इको, पल्स इको मेथड। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि क्या तरीका है, क्या नाम है, पल्स इको या पल्स रिफ्लेक्शन मेथड। इसके बाद हम अगला टॉपिक ले लेते हैं। टेलीकॉम केबल लगभग खत्म है। कुछ क्वेश्चन यदि आपका है टेलीकॉम केबल से तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अगला हम ले लेंगे टॉपिक। ये बड़ी अच्छी पीपीटी बनाई है, इसको हम देख लेते हैं। ओएफसी के लिए, ओएफसी हमारा एक केबल रह गया है। ओएफसी में हम पढ़ेंगे कि हमारी केबल जो है वो कितने फाइबर की है, लॉस कितने होते हैं,
लाइट जो है वो कैसे जाती है, क्या प्रिंसिपल है, टर्मिनेशन कैसे करते हैं, टेस्टिंग क्या करते हैं, ज्वाइंटिंग कैसे करते हैं, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इसमें हमें नंबर ऑफ एडवांटेज हैं इसके। क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज है कि इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा एडवांटेज है इसमें चोरी नहीं होती है। तीसरा एडवांटेज है इसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है, जिसके कारण नॉइस, क्रॉसटॉक, इंडक्शन हमें नहीं मिलता है। तीसरा है केमिकल का इसमें प्रभाव नहीं होता है। यदि हम किसी ऐसी जगह पर केबल लेकर के जा रहे हैं जहाँ कोई बड़ी केमिकल फैक्ट्री है, तो उसके कारण इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कॉपर केबल में। फिर अगला इसका फायदा है, रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध है। कांच जो है वो रेत से बनता है, सिलिका। तो रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध है। इसकी लागत कम है केबल को बनाने की। इसका कांच होता है, इसमें अंदर कांच की ट्यूब होती हैं। इसकी बनावट जो है वो कैसी है, कांच जो है हल्का होता है। हल्का होने से इसका फायदा हमने कैसे ले लिया कि एक ड्रम में 3 किलोमीटर की केबल, फाइबर केबल हम आ, ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऑप्टिकल फाइबर केबल की एक ड्रम में कितने किलोमीटर केबल आती है? 3 किलोमीटर की केबल आती है। और इसकी जो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है। अभी तक हम उसकी लिमिट नहीं पता कर पाए हैं। यहाँ पे हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ओएफसी में, रेलवे में अभी हम 2.5 GBps भी नहीं पहुंच पाए हैं। STM 16 जो है वो यूज़ हो रहा है कुछ अ, जो मेजर स्टेशन है उनके बीच में, वहाँ 2.5 GBps पे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जब हम स्टेशन टू स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर हमने STM 1 या हार्डली STM 4 लगाया हुआ है। STM 1 की जो लिमिट है वो 155 Mbps की है, और STM 4 की जो डेटा स्पीड है वो 622 Mbps की है। ठीक है ना? लेकिन इसमें हम जी नहीं, टी, 20 टेराबिट पर सेकेंड तक की भी स्पीड संभव है, डेटा स्पीड। और अभी हम इसको और एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। ये हमने पढ़ लिया है, इसके फायदे। इसमें कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान है, सॉकेट नहीं लगा सकते। इमरजेंसी सॉकेट लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, ज्वाइंट लगाना होता है केबल में। तो केबल में ये ज्वाइंट हम कॉपर में तो ट्विस्टिंग करके कर सकते हैं, फाइबर में ट्विस्टिंग नहीं होती है, इसलिए सॉकेट नहीं लगा सकते हैं। फिर इसमें बोलता है इसके उपकरण महंगे हैं। फिर इसमें बोलता है कि यूनिपोलर कोड स्वीकार करता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। दो तरह के सर्किट हम इसमें चलाते हैं। लॉन्ग हॉल सर्किट, लॉन्ग हॉल का मतलब होता है कि दो मशीनों के बीच में फाइबर क्या है, मीडिया है। तो फाइबर टू से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो ये दूरी यदि वो 40 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो तो उसको हम लॉन्ग हॉल बोलते हैं। 5 से 20 किलोमीटर हो तो उसको हम शॉर्ट हॉल बोलते हैं। ठीक है? तो जनरली जो रेलवे में हम यूज़ करते हैं वो शॉर्ट हॉल कम्युनिकेशन है, क्योंकि हमारे जो स्टेशन है वो 15-15 किलोमीटर के अंदर अंदर ही रहते हैं। क्या हम इसमें सर्किट चलाते हैं, इसमें हम डेटा सर्किट चलाते हैं, TRS, टेलनेट, वॉइस। इसमें हम टेलीफोन एक्सचेंज चलाते हैं, कंट्रोल कम्युनिकेशन इसमें हम करते हैं, और सिग्नलिंग के सर्किट भी हम इसमें चलाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल की बनावट यदि हम देखें तो ये केबल 24 फाइबर की रेलवे में इस्तेमाल की जा रही है। मार्केट में तो 3,500 फाइबर की केबल भी हम देख पा रहे हैं। एक केबल में 3,500 फाइबर। लेकिन अभी रेलवे में 24 फाइबर की केबल, ये 24 फाइबर की केबल ट्यूब में पाई जाती है, ट्यूब में रखी जाती है। एक ट्यूब में 4 फाइबर, तो ऐसे कितनी ट्यूब हो गई, 6 ट्यूब। 6 ट्यूब में आपको 24 फाइबर मिलेंगे। ये ट्यूब के कलर कोड बता दिए हैं, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, स्लेट, और लास्ट ट्यूब नेचुरल या ओपेक कलर की होती है, या वाइट कलर की भी हमें देखने को मिलती है। ऐसे 4 फाइबर प्रत्येक ट्यूब में होंगे, उनमें भी कलरिंग की जाती है नंबरिंग करने के लिए, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, नेचुरल। फाइबर जो है, फाइबर दो कांच हमें लेना होता है। ये फाइबर की जो बनावट है, इसमें आप यहाँ देख रहे हैं सबसे सेंटर में कोर कहलाता है। कोर की जो डायमीटर है वो 8 माइक्रोमीटर है। इसके ऊपर दूसरा कांच होता है जिसको बोलते हैं, सॉरी, कोर सेंटर ग्लास है, उसके ऊपर क्लैडिंग होती है,
दूसरा कांच, इसका जो डायमीटर होता है 125 माइक्रोमीटर होता है। इसके ऊपर एक बफर होता है 250 माइक्रोमीटर का, उसके ऊपर एक जैकेट होती है 400 माइक्रोमीटर डायमीटर की। ये इसकी बनावट है। कांच में लाइट फ्लो करानी है, हमें प्रोपगेट करानी है, तो हमें एक नियम का इस्तेमाल करना होता है यहाँ पे। नियम का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या करता है, जब हम कांच में लाइट फ्लो कराते हैं तो उसकी दो शर्तें यदि पूरी कर दें तो ये नियम लागू हो जाता है। पहली शर्त है कि कांच जब हम इस्तेमाल करेंगे या दो माध्यम हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें से लाइट हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजी जाए। डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम में लाइट हमेशा भेजी जाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा के एंगल पर ये लाइट भेजी जाए, तो लाइट जो है वो हमेशा कोर के अंदर बनी रहेगी। ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम ये बोलता है। कोई पदार्थ सघन है कि विरल है, ये उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम पता कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, इससे दिखाते हैं। वैक्यूम के लिए 1 बोला गया है, एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.003 है, ग्लास के लिए 1.5 है। हमारे लिए ग्लास इंपॉर्टेंट है। ग्लास से, कांच से हम फाइबर बना रहे हैं। जो हम कोर और क्लैडिंग यूज करते हैं, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रखना होता है, सघन बनाना होता है इसको, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं 1.47। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखना होता है, विरल बनाना होता है इसको, इसको हम रखते हैं 1.45। तो पहली शर्त क्या है, सघन से विरल में लाइट भेजनी है। दूसरी शर्त क्या है, क्रांतिक कोण से ज़्यादा के कोण पर भेजनी है। तो क्रांतिक कोण से ज़्यादा के कोण पर भेजने के लिए एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, लाइट गैदरिंग कैपेसिटी कहलाती है ये। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाया गया है इस चित्र के द्वारा। जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाइट भेजेंगे तो ये लाइट नॉर्मल से डिफ्लेक्ट होती है दूर की तरफ। एक मौका ऐसा आता है, ब्लू कलर की लाइट आप देख रहे हैं, ब्लू कलर में जो लाइन है वो लाइन हम भेज रहे हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, लेकिन वो इतनी रिफ्लेक्ट हो जाती है कि वो अपने माध्यम में वापस लौट आती है। इसी फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा गया है। एक फाइबर जो है अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। मल्टीमोड फाइबर, जिसमें कि कोर का डायमीटर ज़्यादा होता है, इसमें हम एक से ज़्यादा प्रकाश की किरण भेज सकते हैं। सिंगल मोड फाइबर, जिसमें केवल एक ही प्रकाश की किरण भेजी जा सकती है, इसमें कोर का डायमीटर कम होता है। फिर इसके बाद में स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर होते हैं। स्टेप इंडेक्स फाइबर, ये चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.47 है और क्लैडिंग जो बाहर का सर्किल दिख रहा है का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.45 है। जब इनमें एकदम से चेंज हो, स्टेप सीढ़ी जैसा आकार बनता है, इसलिए इसको स्टेप इंडेक्स फाइबर बोलते हैं। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या होता है कि आपका जो बाहर की ट्यूब है क्लैडिंग, उसका तो 1.45 है, लेकिन जो अंदर की ट्यूब है कोर, कोर को इस तरह से बनाया जाए कि कोर के किनारों पर इंडेक्स जो है वो 1.45 रहे और सेंटर पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे बढ़े और धीरे धीरे घटे, सेंटर पर मैक्सिमम 1.47। जब इस तरह से फाइबर बनाया जाता है तो इसको बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर मल्टी मोड में इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टी मोड फाइबर की लिमिटेशन क्या है। तो मल्टी मोड फाइबर जो है वो, फायदा तो है इसका कि एक से ज़्यादा लाइट ले जा सकता है, और इसकी लिमिटेशन है कि ये ज़्यादा दूरी तक सिग्नल को नहीं ले जा सकता। तो ये तो हमने बात कर ली है बनावट के बारे में। के बाद में आता है कौन सी वेवलेंथ हम इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो एक हमको चित्र देखना होता है। ये दिया है, देखते हैं। पहले हम अटेन्युएशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उस चित्र पे आएंगे। केबल में जब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल में सिग्नल भेजते हैं तो इसमें भी कुछ अटेन्युएशन होते हैं। अटेन्युएशन का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर जो पावर दी है, पावर मीन्स लाइट,
लाइट जब हम देते हैं वो कैसी होती है, स्क्वायर वेव में होती है। लेकिन जब ये लाइट इसमें से निकलती है और आगे पहुंचती है तो इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो डिग्रेड हो जाता है सिग्नल का। वो डिग्रेड क्यों होता है, कुछ अटेन्यूएशन के कारण। तो अटेन्यूएशन क्या क्या है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। पहला अटेन्यूएशन है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है कि यदि केबल बनाने के दौरान कुछ मेटल पार्टिकल, क्या बोल रहे हैं, मेटल पार्टिकल केबल के अंदर छूट जाते हैं तो उससे क्या होता है, लाइट उससे टकराएगी और बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी लाइट ट्रांसफर नहीं हो पाई ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड तक। तो इसके लिए क्या होता है, ये स्कैटरिंग की फिनोमेना हमें देखने को मिलती है। मैन्युफैक्चरर को चाहिए कि वो जो केबल बना लेता है उसको चेक कर ले कहाँ पर ये स्कैटरिंग आ रही है, उतनी केबल कट कर दे और बाकी केबल को जोड़ करके ही 3 किलोमीटर का ड्रम बनाए। ठीक है। दूसरा इसमें अटेन्यूएशन होता है एब्जॉर्प्शन के कारण। केबल बनाने के दौरान यदि कोर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन, क्या बोलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट, पानी छूट जाए तो वो क्या करता है, लाइट की एनर्जी को सोख लेता है जिसके कारण पूरी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। यदि एक तरह का लॉस है। मैक्रो बेंडिंग लॉस। केबल लेइंग के दौरान केबल जब हम बिछाते हैं तो हमें शार्प टर्न नहीं देने चाहिए। इसके लिए लिमिट बताई गई है। लिमिट कितनी है, 30 डी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम केबल बिछाएंगे और हमें कहीं पर केबल को मोड़ना है तो ये जो मोड़ है, मोड़ पर एक सर्किल बन रहा है। इस सर्किल का जो रेडियस है वो 30 डी से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यदि इससे कम रख दिया तो आपकी सिग्नल, जो केबल में जो सिग्नल जा रहा है, लाइट जो जा रही है, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सॉरी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉलो नहीं करेगा रूल का, और कुछ लाइट आपकी बाहर चली जाएगी जो कि लॉस हो जाएगी। माइक्रो बेंडिंग, 30 डी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो बेंडिंग लॉस, केबल बनाने के दौरान कुछ इरेगुलरिटी कोर की सतह पर रह जाए जिसके कारण जब लाइट टकराती है यहाँ पे तो वो बाहर निकल जाती है, पूर्णांतरिक परावर्तन नियम का पालन नहीं करती है। उसको बोलते हैं माइक्रो बेंडिंग लॉस। डिस्पर्सन क्या होता है भाई, जब हम लाइट भेजते हैं तो टकराती हुई जाती है तो कुछ सिग्नल पहले पहुंच जाता है, कुछ सिग्नल थोड़ा देर से पहुंचता है। तो ऐसा लगता है कि सिग्नल जो है वो फैल गया है। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, ये दो तरह का होता है, इंटरमोडल और क्रोमेटिक डिस्पर्सन। इसमें जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, जनरली वो क्वेश्चन पूछा गया है स्कैटरिंग के लिए। स्कैटरिंग क्यों होती है, मेटल आयन के कारण होती है। तो चित्र हमने देखा, ये मेटल के आयन यहाँ पर टूट गए हैं, यहाँ पे लिख दिया है मेटल आयन इन सेल का मैट्रिक्स, उसके कारण स्कैटरिंग होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये चित्र में बोल रहा था, वेवलेंथ वर्सेस अटेन्यूएशन का एक ग्राफ खींचा गया। तो यहाँ पता किया गया कि कौन से ऐसी विंडो हैं जिनमें लाइट में, कांच में भेजें तो लॉस कम मिलेगा। तो 3 विंडो जनरली देखने को आई हैं। अभी तो और ज़्यादा वेवलेंथ यूज़ करने लगे हैं, पर 3 विंडो हैं। पहली विंडो यहाँ आप देख रहे हैं 800 नैनोमीटर के पास में है। दूसरी विंडो 1200 से 1400 के बीच में है। तीसरी विंडो यहाँ पर 1600 के पास में है। तो 3 वेवलेंथ हम जनरली देखते हैं, 850 नैनोमीटर, 1310 नैनोमीटर और 1550 नैनोमीटर। 3 वेवलेंथ का इस्तेमाल जनरली करते हैं। 850 का इस्तेमाल जो है वो लैब के अंदर किया जाता है। रेलवे में 2 वेवलेंथ हैं, 1310 शॉर्ट हॉल के लिए, 1550 लॉन्ग हॉल के लिए। इसको याद रखेंगे, 1310 और 1550। 1310 छोटी दूरी के लिए, 1550 लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केबल लेंथ प्रैक्टिस, इसमें भी सेम है जैसा हमने क्वाड केबल के लिए पढ़ा। बस अंतर क्या है कि 6 क्वाड केबल जब हम नाली खोदते हैं और नाली खोदने के बाद में केबल को डायरेक्ट जमीन पर लिटा दिया जाता है, बिछा दिया जाता है। पर फाइबर केबल में केबल को डक्ट पाइप के अंदर ही बिछाया जाता है। इसका मतलब है नाली खोदेंगे, नाली में पहले डक्ट पाइप बिछा देंगे। डक्ट पाइप बिछाने के बाद में नाली बंद कर दी जाएगी और उसके बाद केबल को ब्लोइंग के द्वारा या पुलिंग के द्वारा
डक्ट पाइप में ब्लो करके हम बिछाएंगे, ये अंतर है। एक और चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी, 30D का फॉर्मूला, कि आपकी जो केबल में जब हम बेंड देते हैं, मोड़ते हैं उसको, तो 30D की रेडियस से ज़्यादा का बेंड होना चाहिए। रूट मार्कर हम पढ़ के आए हैं, 50 मीटर पे रूट मार्कर लगाने हैं। केबल में ज्वाइंटिंग, केबल में ज्वाइंटिंग करने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग दो तरह से होती है, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग और फ्यूजन स्प्लाइसिंग। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग जो है वो टेम्पररी ज्वाइंट है, कि रात में केबल कट हो गया है, टीम उपलब्ध नहीं है, मैकेनिकल ज्वाइंट लगा करके मैकेनिकल स्प्लाइस करके आ जाएंगे, सुबह जाएंगे परमानेंट ज्वाइंट लगाएंगे। मैकेनिकल ज्वाइंट में लॉसेस ज़्यादा होते हैं, 0.5 से 5 dB तक का लॉस हमको मिलता है। फ्यूजन स्प्लाइसिंग जो है वो परमानेंट ज्वाइंटिंग है, मशीन के द्वारा किया जाता है। इसमें जो लॉस है वो जनरली 0.1 या इससे कम लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है एक बार, उसमें 0.1 ऑप्शन नहीं था, 4 में से 0.2 ऑप्शन था। तो 0.2 ऑप्शन यदि वहाँ पे आपको मिलता है तो उस पर आपको टिक कर देना है, नहीं तो 0.1 पे तो करना ही है आपको। ठीक है। दो तरह की केबल होती है, आउटडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल और इंडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल। आउटडोर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो 3-3 किलोमीटर के ड्रम में आती है। हर 3 किलोमीटर पर आपको ज्वाइंटिंग करनी है, स्प्लाइसिंग करनी है। स्प्लाइसिंग जब हम करते हैं तो ट्यूब से ट्यूब और फाइबर से फाइबर कलर मैच करा करके ज्वाइंटिंग करते हैं। और केबल हट के अंदर जब हम आते हैं तो केबल हट के अंदर आउटडोर केबल टर्मिनेट होती है एफडीएमएस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। वहाँ पर दो तरह की इंडोर केबल का इस्तेमाल करते हैं। आउटडोर केबल जो है उसमें फाइबर में क्योंकि कनेक्टर नहीं होता है, तो कनेक्टर के लिए हमें क्या करना होता है, आउटडोर केबल में पिगटेल केबल जोड़नी होती है। पिगटेल केबल 1 मीटर या 2 मीटर की एक केबल होती है, जिसके एक एंड पर कनेक्टर, दूसरे एंड पर बेयर फाइबर होता है। तो बेयर फाइबर जहाँ होगा वो आउटडोर केबल से हम उस एंड को जोड़ देंगे, तो आउटडोर केबल में हमको कनेक्टर मिल जाएगा। और इसके बाद हम 0 dB कनेक्टर लगाते हैं, और उसके बाद दूसरी इंडोर केबल पैच कॉर्ड केबल जो है वो 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर की लेंथ में आती है। दोनों एंड पर कनेक्टर होता है। और ये दोनों ये पैच कॉर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं एफडीएमएस से सिग्नल को ओएलटी इक्विपमेंट तक पहुंचाने के लिए। ओएलटी मतलब ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल इक्विपमेंट। रेलवे के केस में ये क्या है, एसटीएम उपकरण है, STM1। अभी कुछ सेक्शनों में STM4 भी लगा दिए गए हैं। कनेक्टर, नंबर ऑफ कनेक्टर बाजार में उपलब्ध हैं फाइबर केबल के लिए। उनमें 4 मुख्य कनेक्टर हैं जो कि रेलवे में हम देखते हैं। पहला कनेक्टर है यूरो 2000 कनेक्टर। यूरो 2000 कनेक्टर जो है वो शुरुआती दौर में रेलवे में उपयोग किया गया, अभी हम नहीं देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला कनेक्टर रेलवे में है FCPC कनेक्टर, फेरूल सेंटर्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये FC कनेक्टर है, चित्र देख पा रहे हैं, बहुत क्लियर नहीं है। इसमें इंसर्शन लॉस जो है वो 0.5 टू 1.0 dB का होता है। दूसरा कनेक्टर होता है SC कनेक्टर, सब्सक्राइबर कनेक्टर या स्टैंडर्ड कनेक्टर बोलते हैं। इसमें लॉस कम हो गया, इधर देखेंगे 0.5 टू 1 है, इसमें लॉस 0.2 टू 0.45 पहुंच गया है, लॉस कम हो गया है। इसके बाद में अगला कनेक्टर हम जो ये देख रहे हैं रेलवे में, वो है LC कनेक्टर, लूसेंट कनेक्टर, या इसको लोकल कनेक्टर भी बोलते हैं। इसमें सबसे कम लॉस होता है 0.15 dB सिंगल मोड के लिए। मल्टी मोड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सबसे कम लॉस हमको किस कनेक्टर में मिलता है, LC कनेक्टर में मिलता है। इस तरह से हमने देखे 4 कनेक्टर रेलवे में यूज़ हो रहे हैं। ये एफडीएमएस दिखाया गया है। एफडीएमएस में दो पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होता है आउटडोर केबल जब आकर के टर्मिनेट होती है। टर्मिनेट करने का मतलब है उसमें पिक टेल को जोड़ना, मतलब ज्वाइंटिंग करना। तो ज्वाइंटिंग करने के बाद में केबल को ट्रे में कॉइल करके रखा जाता है।
ज्वाइन करने के बाद में हमको पिगटेल का दूसरा एंड जिसमें कनेक्टर होता है वो लेकर के जाते हैं हम ट्रे में, जहाँ पर 0 dB कनेक्टर उपलब्ध होता है। 0 dB कनेक्टर के एक एंड पर पिगटेल, दूसरे एंड पर पैच कॉर्ड जोड़ दी जाती है। ये जो आप ब्लू कलर देख रहे हैं ये कनेक्टर है, एसटी कनेक्टर का 0 dB कनेक्टर है। नाम है 0 dB कनेक्टर, इसका मतलब क्या है कि लॉस नहीं है, पर एक्चुअली में इसमें लॉस मिलता है हमको। 1 dB का लॉस जनरली हम कैलकुलेशन के दौरान लेते हैं कि कनेक्टर में 1 dB का लॉस हमें मिलेगा। मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जनरली 3 मीटर होते हैं, पावर मीटर, सोर्स मीटर, ओटीडीआर मीटर। पावर मीटर और सोर्स मीटर का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, इसके द्वारा हम किसी केबल में कितना लॉस है वो हम पता कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि एक स्टेशन पर पावर मीटर रखेंगे, एक स्टेशन पर सोर्स मीटर रखेंगे। सोर्स मीटर जो है वो उसमें जो लेजर बीम होती है वो 850, 1310 और 1550 नैनोमीटर के लिए होती है। हम जब टेस्टिंग करेंगे तो हमको उस लेजर बीम को सेट करना है 1310 पे। ऑन करेंगे, 1310 सेट करेंगे वेवलेंथ को। दूसरे एंड पर जहाँ पावर मीटर है उस पर भी हमको वेवलेंथ को 1310 पर ही सेट करना होगा। और हम जब इसमें एक तरफ से लाइट भेजेंगे, दूसरी तरफ वो लाइट पहुंचेगी तो वो टोटल लॉस बता देगी कि केबल में कितना लॉस है। केबल में कितना लॉस होना चाहिए, जैसा हम क्वाड केबल में पढ़ के आए कि 1 किलोमीटर में 0.63 dB होना चाहिए। ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है फाइबर केबल में। फाइबर केबल में जब हम लॉस देखते हैं तो हमें 3 तरह के लॉस जनरली देखने होते हैं। पहला है केबल का लॉस, दूसरा है स्प्लाइस का लॉस, तीसरा है कनेक्टर का लॉस। केबल लॉस मतलब हम पढ़ के आए स्लो शॉर्ट हॉल में 0.35 dB पर किलोमीटर है। मतलब यदि आपका 10 किलोमीटर का सेक्शन है और आपने 1310 की लाइट डाली है तो 1 किलोमीटर में 0.35 dB होगा, तो 10 में 3.5 dB का लॉस हमें मिलेगा। एक लॉस आ गया 3.5 dB। दूसरा लॉस स्प्लाइस का लॉस है। 10 किलोमीटर में आपके 3 ज्वाइंट लगेंगे आउटडोर में, एक ज्वाइंट का 0.1 dB ले लिया है तो 3 ज्वाइंट का हो गया आपका 0.3, 3.5 पहले, 3.5 प्लस 0.3 हो गया आपका 3.8 dB। 3.5 और आपने स्प्लाइस लॉस ले लिया है। 3 ज्वाइंट लगे हैं आपके आउटडोर में और 2 ज्वाइंट इंडोर में, तो हम 2 ज्वाइंट को भी काउंट कर लेते हैं 0.5। और दोनों एंड पर हमने एक एक कनेक्टर यूज किया है, तो कनेक्टर का लॉस ले लिया 2 dB, एक कनेक्टर का 1 dB, तो 2 कनेक्टर का 2 dB। टोटल लॉस देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 6 dB का लॉस। मतलब आप यदि 0 dB फीड कर रहे हैं पावर सोर्स मीटर से तो आपको सेकेंड एंड पर -6 dB मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। केबल में और भी लॉस होते हैं। ये लॉस कई बार एजिंग के कारण भी होते हैं। केबल पुरानी हो जाती है जिसमें स्प्लाइस जो है वो एज बढ़ने के कारण लॉस बढ़ते जाते हैं। 0.1 तो हमने इसको स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर लिया है, पर प्रैक्टिकली 0.1 नहीं होता है, एज बढ़ने के कारण ये लॉस बढ़ता जाता है। तो हम चेक करेंगे जब पावर मीटर सोर्स मीटर से, तो आइडियली तो 10 किलोमीटर में 6 dB का लॉस मिलना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ये 6 नहीं मिलता है, 10, 15, 20, 25, 30, 40 भी मिलता है। हमारा सर्किट कितने में चल जाएगा उसके लिए हमें पावर बजट कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, तो ये 2 मीटर तो हमने पढ़े अभी, पावर मीटर, सोर्स मीटर। और अगला हमारा मीटर है ओटीडीआर मीटर। यहाँ पे बता रहा है कि भाई कितना ऑप्टिकल पावर होनी चाहिए, +3 से -45 तक चलेगा, और DWDM में +30 से -30 तक चलेगा। ओटीडीआर पेपर में फुल फॉर्म पूछा गया है एक बार, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। ठीक है, एक और मीटर है इसी से मिलता जुलता, CTDR। CTDR का फुल फॉर्म है केबल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर। CTDR का उपयोग हम करते हैं कॉपर केबल में या एल्यूमिनियम केबल में। OTDR का उपयोग हम करते हैं OFC केबल में। इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो है बैक स्कैटरिंग। कैसे काम करता है OTDR? बैक स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर काम करता है। क्या करता है ये फाइबर में लाइट देता है। यहाँ से फाइबर में लाइट दिया, लाइट जाता है सेक्शन में। केबल में जहाँ जहाँ स्प्लाइस होगा, यहाँ जहाँ भी इरेगुलरिटी होगी फाइबर के कोर में, वहाँ से फाइबर की जो अंदर लाइट है वो
टकरा करके वापस आएगी। लाइट की स्पीड पता है, लॉन्च का टाइम पता है, कब लॉन्च किया, रिफ्लेक्ट होकर के बाद में आने वाला टाइम हमें पता है, कितनी देर में लाइट लौट करके वापस आई और कितनी मात्रा में आई। उससे हम दूरी और लॉस पता कर लेते हैं। ओटीडीआर का जब हम ग्राफ देखते हैं तो इस तरह से हमें ग्राफ देखने को मिलता है। ये लॉस है, यहाँ पर अटेन्यूएशन देख रहे हैं। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि ओटीडीआर में जो एक्सेस होती हैं वो क्या दिखाती हैं। तो जो एक्स एक्सेस है वो डिस्टेंस दिखाती है और जो वाई एक्सेस है वो अटेन्यूएशन दिखाती है। इसमें पहला हम देख रहे हैं डेड जोन। पहला जो लॉस दिख रहा है वो क्या है, डेड जोन है। ये डेड जोन क्यों मिलता है कि जब आप फाइबर में लाइट फ्लो कराते हैं टाइम पर तुरंत रीडिंग नहीं मिलती है और कनेक्टर होने के कारण वहाँ पर रिफ्लेक्शन आता है। रिफ्लेक्शन के कारण ये हमको मिलता है। जहाँ जहाँ कनेक्टर पेयर होंगे वहाँ पर हमें स्पाइक देखने को मिलेगी। जहाँ जहाँ फाइबर में बैंड या स्प्लाइस होगा वहाँ पर हमको लॉस देखने को मिलेगा। और जैसे ही फाइबर खत्म हो जाता है तो वहाँ पर हमको पावर जीरो मिल जाएगी। इस तरह से हम ओटीडीआर को देखते हैं। फाइबर केबल में इतना ही है। के बाद हम थोड़ा सा टाइम बच रहा है 5 मिनट। यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कुछ क्वेश्चन देख लें। कैसा करना चाहेंगे आप? ये हम पढ़ के आए हैं पीछे। क्वेश्चन पूछा है कि टेलीकॉम केबल में कौन सा वोल्टेज का मेगर, हमने पढ़ा है 100 वोल्ट का मेगर यूज करना है। तो इसके बाद पूछा है कि टोन फ्रिक्वेंसी कितनी है, 800 हर्ट्ज की टोन फ्रिक्वेंसी यूज करनी है टेलीकॉम में। क्रॉसटॉक जो मेजर करना है वीएफ सर्किट में 1000 हर्ट्ज के साइकिल पर चेक करना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडक्शन टेस्ट जो है वो मंथली, इंसुलेशन टेस्ट ईयरली, मेगर के द्वारा जो टेस्ट करेंगे साल में एक बार करना है। ट्रांसमिशन लॉस टेस्ट जो है वो मंथली करेंगे टीएमएस किट के द्वारा। क्रॉसटॉक टेस्ट क्वार्टरली करना है। सोफोमेट्रिक टेस्ट क्वार्टरली करना है। बीपीएससी के लिए कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज करनी है, 155 किलोहर्ट्ज। लो इंसुलेशन फॉल्ट कैसे निकालेंगे, डिजिटल केबल फॉल्ट लोकेटर के द्वारा। डिजिटल केबल फॉल्ट लोकेटर में कौन सा मोड यूज करते हैं, पल्स इको मोड, पल्स इको रिफ्लेक्शन मोड यूज किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन जनरली जो है पूछे जाते हैं। और क्या, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का इफेक्ट, कौन कौन सी कपलिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग होती है। अंडरग्राउंड केबल में जब इंड्यूस वोल्टेज बढ़ जाते हैं तो इसको रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। सोफोमेट्रिक वोल्टेज कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्क्रीनिंग फैक्टर जो है वो कम होना चाहिए टेलीकॉम केबल का। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है वो क्यों यूज करते हैं, इंड्यूस वोल्टेज को कम करने के लिए। अंडर नॉर्मल कंडीशन हमने दो कंडीशन पढ़ी है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल कंडीशन 60 वोल्ट, एबनॉर्मल कंडीशन 150 वोल्ट। ठीक है। और शॉर्ट सर्किट में 430 वोल्ट। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कितनी दूरी पर लगाने हैं, 17 किलोमीटर या उसके पहले। कितना इंड्यूस वोल्टेज होता है टेलीकॉम केबल पर, हम पढ़ के आए हैं, टेलीकॉम की स्क्रीनिंग कम होती है और इसका इंड्यूस वोल्टेज। हाँ ठीक। हाँ हाँ ठीक। 8.75 वोल्ट इंड्यूस वोल्टेज जो है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहाँ देते हैं, हम जनरली केबल हेड पर प्रोवाइड करते हैं। स्विच बोर्ड केबल इंडोर में यूज करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस स्विच बोर्ड का 600 ओम होता है, 6 वाट का 470 होता है, आरई केबल का 1120 होता है। रिप कॉर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, पीवीसी शीट को
निकालने के लिए। यूटीपी का फुल फॉर्म है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। कैट केबल में जो कनेक्टर यूज करते हैं वो है RJ45 कनेक्टर। एसटीपी केबल में स्क्रीन के लिए एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल किया जाता है। कोएक्सियल केबल का इम्पीडेंस 40 से 50 और 70 से 80 होता है। RG8 मतलब थिक। RG8 मतलब क्या? थिक केबल का मैंने आपको दूरी बताई थी 500 मीटर होती है, और थिन केबल RG58 होती है, उसकी दूरी होती है 185 मीटर। हाई कंडक्टिविटी के लिए कंडक्टर का मटेरियल किसका यूज करते हैं? एनील्ड कॉपर का। रिपीट हो रहे हैं। हम 2-3 क्वेश्चन OFC के भी ले लेते हैं। तेरह सौ दस पे लॉस कितना? 0.35 dB। स्टेप इंडेक्स फाइबर जो होता है उसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है कोर में पूरा कांस्टेंट रहता है और एकदम से क्लैडिंग में चेंज होता है। मैंने बताया था आपको, स्टेप बनता है। कैसा बनता है? सीढ़ी का आकार बनता है। उसको क्या बोलते हैं? स्टेप इंडेक्स। ग्रेड इंडेक्स में कैसा होता है? सेंटर में सबसे ज्यादा और उसके किनारे पर कम। 1550 में लॉस कितना होता है? 0.25। ऑप्टिकल फाइबर में ड्रॉबैक क्या है? हम टैपिंग नहीं कर सकते। क्या ड्रॉबैक है OFC का? टैपिंग नहीं कर सकते इसमें। यूनिपोलर कोड को स्वीकार करता है ये इसका एक और इसकी समस्या है। डिस्पैरिटी बिटवीन द अराइवल टाइम। लाइट जब भेजते हैं और रिसीवर एंड पर टाइमिंग में डिफरेंस हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं भाई? डिस्पर्सन। हमने बताया दो तरह का होता है, इंटरमोडल और क्रोमेटिक। मल्टी मोड फाइबर की समस्या क्या है? शॉर्टर डिस्टेंस को कवर करता है। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में डिस्पर्सन कम हो जाता है क्योंकि कोर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो कोर का वेरिएशन है वो ज़्यादा होता है। क्या बोला भाई इसने? मल्टी मोड फाइबर जो बनाते हैं ना, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो बनाते हैं, वो उसमें कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किनारे पे कम, सेंटर में ज़्यादा होता है। सिंगल मोड फाइबर की कट ऑफ वेवलेंथ 1310 तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितने तक कर सकते हैं? 1260 नैनोमीटर तक कर सकते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या चीज होती है भाई? लाइट गैदरिंग कैपेसिटी कहलाती है ये। स्कैटरिंग क्यों होती है? स्कैटरिंग बताया मैंने आपको, मेटल आयन के कारण होती है। विथ रेफरेंस टू फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट सिग्नल कॉज अटेन्यूएशन। क्या होता है इसके कारण? अटेन्यूएशन होता है। सिग्नल, आपका जो सिग्नल भेज रहे हैं उसमें लॉस आ जाता है। स्कैटरिंग के कारण फाइबर के अंदर वेवलेंथ सबसे कम जो यूज कर सकते हैं वो है 800 नैनोमीटर से नीचे की वेवलेंथ यूज नहीं की जा सकती। हाइड्रोक्सिल आयन होने के कारण कौन सी इंप्योरिटी देखने को मिलती है? एब्जॉर्प्शन। पानी रहेगा, पानी क्या करेगा? लाइट की एनर्जी को सोख लेगा। 3 dB का अटेन्यूएशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यदि किसी सिग्नल में 3 dB का अटेन्यूएशन है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी रिड्यूस हो गई? तो 3 dB पे आधी पावर खत्म हो जाती है।
50% रिडक्शन हो जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं, 10 डीबी में कितनी पावर खत्म हो जाती है? 90% पावर खत्म हो जाती है 10 डीबी में। चलिए, कुछ क्वेश्चन है आपके तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सेशन क्लोज करेंगे।